तो देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रैवलिंग वेव्स का बात किया यार, ये हमेशा डिस्टर्ब करते जाओ यार ऊपर। तो पिछले क्लास में हम लोग स्टैंडिंग वेव्स के बारे में डिस्कस किए थे, राइट? सबको याद है? स्टैंडिंग वेव्स नहीं, सॉरी, ट्रैवलिंग वेव्स। आज हम लोग स्टैंडिंग वेव्स के बारे में बात करें। हम लोगों ने क्या चीज का बात किया था? ट्रैवलिंग वेव। जो अभी बोल रहा था कि सर पिछले क्लास में प्रेजेंट नहीं था, वो देख ले एक बार। मैंने क्या बताया था? ट्रैवलिंग वेव क्या होता है? अनंत एसएचएम इन अ सिंगल इक्वेशन। अरे हाँ ना तो बोल, अरे हाँ ना तो बोल। मैंने क्या बताया था? अनंत एसएचएम इन अ सिंगल इक्वेशन, ऐसे कुछ होता है वेव्स, ठीक है? तो मैंने क्या बताया था कि एक होता है वेलोसिटी ऑफ वेव, उसका बाद क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ, अरे बता, कोएफिशिएंट ऑफ, यार तुम लोग बात नहीं कर रहे हो यार। कोएफिशिएंट ऑफ टी बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। और हम लोगों ने क्या बोला था? अगर ये ट्रैवलिंग वेव है तो इसका फंक्शन कुछ होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। अरे हाँ ना तो बोल, ये बताया था ना कि एक वेव फंक्शन होता है एक्स और टी का, जहाँ पे एक्स क्या होता है? एक्स क्या होता है? पोजिशन ऑफ पार्टिकल, राइट? और टी क्या होता है? टाइम। ये सब बताया था हमने, ठीक है? ये सब बताया था, ठीक है? दिस वाज अबाउट ट्रैवलिंग वेव्स। और मैंने क्या बताया था कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ वेव यानी इक्वेशन ऑफ वेव, ये होता है मेरा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस बी टी, राइट? ऐसा कुछ होता है। और यहाँ से हम लोगों ने बोला था कि अगर ये प्लस है, यहाँ पे अगर ये प्लस है तो हमारा वेव जा रहा है, वेव जा रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की ओर। अरे बताया था ना ये सब। और अगर नेगेटिव है तो ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर। ये सब बताया था, ये सब बेसिक्स है, ये सब बताया था ना। और फिर हमने बताया था कि एक होता है, फिर ये था जनरल इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। फिर हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट सिंपल हार्मोनिक वेव। अब सिंपल हार्मोनिक वेव क्या होता है? जहाँ पे पार्टिकल हमारा एसएचएम कर रहा होता है, और इसका हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। और इस चीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये क्या होता है? के होता है हमारा वेव नंबर, राइट? ओमेगा होता है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अरे याद है तुम लोगों को? और फाइव क्या होता है? इनिशियल फेज। और ये पूरा एंगल का अगर मैं बात करूँ, पूरा एंगल क्या होता है? ये हमारा होता है फेज। सबको क्लियर हो रहा है? ये सब बताया था ना, पिछले दिन का लेक्चर है भाई, पिछले दिन का लेक्चर है। और फिर हम लोगों ने बताया था कि के का जो वैल्यू होता है, के का जो वैल्यू होता है वेव नंबर के, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा, यस और नो? फिर हम लोगों ने बताया था एक फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बारे में। हमने पढ़ा था अबाउट फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। एक हमने पढ़ा था डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, पिछले क्लास का है, ठीक है? और ये क्या बोला था? दिस इज डेल्टा फाइव इज नथिंग बट फेज डिफरेंस, और डेल्टा एक्स क्या है? हमारा पाथ डिफरेंस। अरे समझ में आ रहा है यार तुम लोगों को? समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना तो बोल। हाँ। और फिर ये कब किया था हमने? ये कब किया था? जब हम लोगों ने x को कांस्टेंट किया था, राइट? जब हम लोगों ने, सॉरी, जब हम लोगों ने t को कांस्टेंट किया था, ये सुन लो। ये कब आया था? जब हमारा t कांस्टेंट था। ये कब आया था? बहुत बढ़िया, जब हम लोगों ने t को कांस्टेंट किया था। देख लेना पिछला लेक्चर अगर किसी को याद नहीं है तो। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर हम लोगों ने ऐसे भी निकाला था कि जो डेल्टा फाइव आता है मेरा, डेल्टा फाइव दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा टी। अरे डेल्टा टी भी आता था ना, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा टी। और यहाँ पे क्या था? डेल्टा टी क्या होता है हमारा? डेल्टा टी होता है टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। बाकी सब चीज सेम है, बाकी सब चीज सेम है। और ये हम लोगों ने कब किया था? व्हेन एक्स वाज टेकन टू बी कांस्टेंट, ठीक है? ये सब चीज हम लोगों ने फिलहाल डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने पार्टिकल वेलोसिटी के बारे में भी बात किया था कि एसएचएम वेव क्या होता है, अनंत पार्टिकल का एसएचएम। तो वहां पे पार्टिकल वेलोसिटी मेरा क्या आ जाता है? पार्टिकल वेलोसिटी मेरा आ जाता है, सबको याद कर, क्या आता है? पार्टिकल वेलोसिटी क्या आता है बताओ? डिफरेंशिएट करके बोला था ना, क्या आता है? माइनस ऑफ ए ओमेगा कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ऐसा कुछ आया था ना पार्टिकल का वेलोसिटी। और ऐसे हम लोगों ने स्लोप भी निकाला था। तो स्लोप हमारा क्या था? स्लोप, स्लोप क्या आया था बताओ? ए के कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। यार तुम लोग, ये रिवीजन करा रहा हूँ यार, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं। वेव्स आधे लोग इसीलिए नहीं पढ़ पाते बिकॉज वो रिवीजन करके नहीं आते, बिकॉज वेव्स इज ऑलवेज अ कनेक्टेड चैप्टर, एक के बाद एक कनेक्शन रहता है, ठीक है? और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैं इसको ऐसे लिखना सिखाया था ना कि दिस इज डेल वाई बाई डेल टी, पार्शियल डिफरेंशिएशन का टर्म में। एंड स्लोप इज नथिंग बट डेल वाई बाई डेल एक्स। अरे हाँ ना तो बोल। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा था, फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो होता है हमारा माइनस ऑफ स्लोप इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव, ये सुन लो। ये भी बताया था ना, पार्टिकल का वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। कोई दिक्कत किसी को इतना दूर तक? और फिर हम लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किए थे। फिर हम लोगों ने थोड़ा बताया था कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग क्या होता है, ये भी बताया था कि स्ट्रिंग में एक वेव कितना स्पीड से ट्रेवल करता है। ऐसा एक स्ट्रिंग है मेरे पास, यहाँ पर मैंने इसको पल्स देके छोड़ दिया, तो इसका वेलोसिटी क्या होता है?
वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। अरे बताया था ना। हाँ, और फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि मान लेते ये हमारा ऐसा कुछ है, ये हमारा एक स्ट्रिंग है, ये हमारा स्ट्रिंग है, तो यहाँ से एक पल्स जा रहा है, यहाँ से एक पल्स जा रहा है, तो इसको एक्स दूरी चलने में कितना टाइम लगेगा बताओ। बताया था ना, टाइम क्या होता है मेरा, 2 इंटू, अरे यार तुम जा भाई, जाओ जाओ। हाँ, अरे टाइम याद है सबको, बताया था मैंने, याद कर, टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ जितना दूरी जा रहा है एक्स बाई जी। और अगर मैं बोलूँ कि ये पूरा लेंथ मेरा एल है, तो इस पल्स को पूरा लेंथ ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा बताओ। बताओ कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। अगर मैं बोलूँ कि ये पॉइंट बी है, तब इसको क्या लगता है, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स का जगह क्या आ जाएगा, एल बाई जी। कि ये सब बताया था मैंने, अरे बताया था ना, छोड़ो। यस सर। चलो अब आगे जो पढ़ेंगे हम लोग, दैट वाज इंटेंसिटी के बारे में भी हम लोग डिस्कस किया था। इंटेंसिटी हम लोगों ने क्या देखा था, ये था हमारा हाफ इंटू रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। ये भी पढ़ा था इंटेंसिटी के बारे में, पढ़ा था ना। हमने क्या बोला था कि बाकी सब चीज को अगर हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं तो हमारे इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। और इससे सवाल आने का चांसेस है, बताया था ना, बताया था ना। चलो अगर ये सब हम लोगों को पता है तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, और वेव्स का भी, मतलब ट्रैवलिंग वेव का भी एक और हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज इंटरफेरेंस। एक और टॉपिक दैट इज इंटरफेरेंस। थोड़ा सा नींद से उठ जाए सब कोई, ठीक है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, इट इज सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू वेव्स। सर इसका मतलब क्या है, देखो ये मैं बोलूंगा दिस, मैं जो भी मेथड दिखाऊंगा इट इज द मेथड ऑफ फेजर, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों का नीड बहुत सामने है, तो ज्यादा कुछ बकवास नहीं करेंगे। विल टॉक अबाउट इंटरफेरेंस एंड वी विल टॉक अबाउट इंटरफेरेंस कैसे निकालेंगे, बाय फेजर मेथड। और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर किसी ने एसएचएम पढ़ा है तो उसने देखा होगा, एसएचएम मैंने एसएचएम में सुपर पोजीशन ऑफ एसएचएम हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो ये एप्लीकेबल है बोथ फॉर एसएचएम एंड वेव्स, दोनों में तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये मेथड क्या कहता है, मेथड कहता है कि मान लेते हैं हमारे पास दो वेव है, ठीक। तुम लोगों ने ये केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि मान लेते मेरे पास एक वेव ऐसे आ रहा है और एक वेव मेरा ऐसे आ रहा है, दोनों सेम एम्पलीट्यूड का है। इसका भी अगर ए है तो इसका भी ए है, तो इसका जो रेजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा, इसका जो रेजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा वो कैसा बनेगा, क्या वो एक ऐसा वेव बनेगा, यानी दोनों ने दोनों को मार देगा, ये सुनो। तो क्या हो रहा है, दो वेव्स जब इंटरफेयर कर रहा है वी आर गेटिंग अ रेजल्टेंट वेव, अरे ये सुनो। और ये अगर हो रहा है कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिल रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, तुम लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। हाँ, और देख अगर मैं बोलूँ यहाँ से कि एक वेव मेरा ऐसा आ रहा है और एक वेव मेरा ऐसा आ रहा है, तो इसका जो रेजल्टेंट वेव बनेगा क्या वो ऐसा कुछ बनेगा, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देख, ये तो हो गया जब हम लोगों ने एक आइडियल केस लिया। मैं अगर बताऊं तेरे को कि देख अगर मेरे पास ऐसा कुछ वेव है और कुछ मान ले मेरे पास ऐसा एक वेव है, तो मेरे को एक रेजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसका मान ले ए1 है और इसका मान ले ए2 है, तो मेरे को अभी जो वेव मिलेगा क्या वो इन दोनों का मिक्सचर कुछ होगा, अरे हाँ ना तो बोल, ये ए आर कुछ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा, अरे ये सुन लो। सिमिलर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मेरा एक वेव ऐसा है और एक वेव ये ए1 है और ये ए2 है, तो फिर मुझे यहाँ पे जो मिलेगा दिस विल ऑल्सो गिव अस एन ऐसा रेजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाला वेव, अरे हाँ ना तो बोल। तो इंटरफेरेंस में हम लोग यही देखेंगे इस रेजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो देखो ये जो हम लोग करेंगे, मान लेते हैं दो वेव का इक्वेशन है हमें, एक वेव हमको गिवन है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और एक है हमारा, इसको हम लोग y1 बोलते हैं, इसको a1 बोल देते हैं, और एक है हमारे पास y2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, दोनों कोई ना कोई एक फेज डिफरेंस में है, अरे दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस है ना, क्योंकि इसका फेज एंगल ये है, दिस इज द फेज, और इसके लिए ये वाला फेज हो गया। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा फाई का बात करूँ, देर विल बी अ फेज डिफरेंस, सो इट विल बी के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी। यानी मेरे को यहाँ पे जो फेज डिफरेंस मिलेगा डेल्टा फाई का, वो दैट विल बी नथिंग बट 5, यस और नो, यस और नो। और या तो अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है तो ये इसको एक काम कर, इसको थीटा ले ले, कोई भी एंगल ले सकता ना हम लोग, थीटा ले ले। तो फेज डिफरेंस मेरा क्या आ जाएगा, डेल्टा फाइव विल बी इक्वल्स टू थीटा। अब देख नाउ अगर तुम लोगों ने वेक्टर पढ़ा है, नाउ अप्लाई फेजर रूल, अप्लाई फेजर। फेजर में क्या करेंगे हम लोग, y1 का एक डायरेक्शन देंगे, मान लेते दिस इज द डायरेक्शन ऑफ y1, दिस इज y1, और y2 का भी एक डायरेक्शन होगा, y2 देख इसका जो फेज डिफरेंस है दैट इज थीटा। अब देख y2 जो होगा वो फिर y1 से थीटा एंगल आ गया,
अरे समझ में आया? वो y2 से y2 y1 से थीटा एंगल आ गया। किसी को कोई दिक्कत आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत आ रहा है? अरे y1 ये वेव का डायरेक्शन दिया हमने, y2 का डायरेक्शन जो हम लोग देंगे वो देख, y1 से थीटा एंगल आ गया, देख थीटा एंगल आ गया है ना, प्लस थीटा है ना, तो थीटा एंगल आ गया, तो ये वाला हो गया y2 का डायरेक्शन। अब जो हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे वेव का रिजल्टेंट, वो हम लोग वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं। तो देख वेक्टर एडिशन क्या कहता है, दिस विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। और ये हम लोगों को पता है कि ए आर हम लोग कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ वेक्टर में पढ़ा होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, और यहाँ पे कॉस फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, 2a1 a2 cos theta. So this will be the resultant amplitude of wave. अब देख resultant amplitude of wave, now the resultant amplitude और the resultant wave जो बनेगा वो इस resultant amplitude का वजह से बनेगा, this will give us the resultant wave. अगर मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूँ तो this will give us some equation yr resultant wave. So मैं yr को लिख सकता हूँ कि yr will be nothing but ar sin of kx minus omega t and with some phase difference, हम लोग मान लेते हैं इस phase difference को अल्फा, विथ सम फेज डिफरेंस अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं ये वाला पूरा पार्ट। तो मैं बोलूंगा कि ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में क्या देगा, रिजल्टेंट वेव देगा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? ओके, तो ये जो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन होगा दैट विल बी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस सम एंगल अल्फा। अरे समझ में आ रहा है? और वो अल्फा का वैल्यू विल बी नथिंग बट दिस एंगल विच इज अल्फा। और अल्फा को कैसे निकाल सकते हैं, देख वेक्टर में पढ़ा है ना, ये वाला क्या हो जाएगा, What will be this one? यार तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला हो जाएगा मेरा क्या होगा बता? अरे यार पता ना, ये वाला y1 था, मतलब ये a2 हो गया, ये a1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा a2 sin थीटा, ये वाला क्या हो जाएगा a2 sin थीटा। अरे समझ में आ रहा है? हाँ, और ये y1 का डायरेक्शन में a1 है, तो इतना दूर तक तो a1 है, राइट, इतना दूर तक तो a1 है, इतना दूर तक तो a1 है, और ये क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 cos थीटा, ये सुन लो। अरे हाँ ना तो बोल, देख एक बार समझ में आ रहा तो देख, समझ में आ रहा तो देख, कौन सा चाहिए तुमको और एक बार फिर से बताऊं? देख मैं क्या बोला कि फेजर को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। देख मैं क्या बोला कि मेरे पास दो वेव है, राइट, एक है ये वाला और एक है ये वाला, समझ में आया? तो मैं क्या बोला कि ये वाला डायरेक्शन मैं मान लेता हूँ दिस इज y1, और अगर ये y1 है, हम लोग अगर वेक्टर में इसको लिखना चाहते हैं तो हम लोग इसका एम्पलीट्यूड को डिनोट करेंगे, दिस विल गिव अस द एम्पलीट्यूड। तो ये a1 हो गया, और a2 देख, a2 जो है मतलब y2 वाला जो वेव है वो थीटा एंगल आ गया है y1 से, वो थीटा एंगल आ गया है ना, तो ये वाला जो a2 बनेगा दिस विल बी a2 एंड इट इज थीटा एंगल आ गया, तो दिस एंगल विल बी थीटा। अब तुम लोग पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा होगा, अब तुम लोग वेक्टर में पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी दिस वन, ये वाला मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा। अरे हाँ ना तो बोल। हाँ, तो ये अगर मैं बोलूँ कि दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए आर, तो ये हम लोग पढ़े हैं ना, ए आर विल बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ थीटा, ये पढ़ा था ना हमने वेक्टर में। अब जो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, मैं क्या बोला था, ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है दिस वन, दिस विल गिव अस द रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ वेव वाई आर। और वाई आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन होगा मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस सम एंगल अल्फा, प्लस सम एंगल अल्फा, और वो अल्फा कौन सा, ये वाला एंगल अल्फा। अरे हाँ ना तो बोल। अरे देख अल्फा हम लोग जब थीटा लिख रहे थे, हम लोग थीटा क्या देख रहे थे कि a2 थीटा आ गया है a1 से, मतलब y2 थीटा एंगल आ गया है ना a1 से, तो a1 को हम लोगों ने क्या लिया, इसको हम लोगों ने बेस लिया, इससे हम लोग देख रहे हैं ना। तो मेरा जो रिजल्टेंट वेव आ रहा है ये वाला, देख ये वाला मेरा रिजल्टेंट वेव आ रहा है, तो ये क्या होगा मेरा अल्फा टाइम्स आगे होगा ना a1 से, तो वही एंगल हम लोगों ने लिखा अल्फा, ठीक है। अब तुम लोग ये वेक्टर में पढ़ रखा है, अब तुम लोग यहाँ पे वेक्टर में पढ़ रखा है कि tan अल्फा का वैल्यू जो होता है दैट इज क्या होता है बताओ, a2, बहुत बढ़िया, हाँ ये तुम लोग वेक्टर में पढ़ा है, राइट। तो दैट्स एवरीथिंग इज रिजेंबल्ड विद वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोग अल्फा का वैल्यू क्या बोल सकते हो, अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा विल बी tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा यहाँ से, tan इनवर्स ऑफ a2 sin थीटा डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos थीटा, ठीक है। सो दीज आर दी बेसिक थिंग्स ऑफ सुपरपोजिशन या फिर इंटरफेरेंस, ठीक है। अब तुम लोग इसको एसएचएम में भी यूज कर सकता है, एसएचएम में भी यूज कर सकते हो, सेम थिंग, ठीक है। और एक चीज तुम लोग को याद रखना कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोगों ने क्या निकाला था, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा का अंडर रूट, ये हम लोगों ने पढ़ा है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस, बस इतना में इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा। बाकी कुछ भी दे दे, दो वेव के इक्वेशन दे दे, बोल दे कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा बताओ, एंगल क्या होगा बताओ, क्या तुम लोग निकाल लोगे?
क्या तुम लोग निकाल लोगे? अरे हाँ ना तो बोल। किसी को इसमें दिक्कत है कि tan अल्फा का वैल्यू a2 sin थीटा प्लस डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 cos थीटा कैसा है? क्योंकि देखिए ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो दिस विल बी ये वाला अगर a2 है तो ये वाला भी तो a2 है, अरे है ना? तो ये वाला क्या हो जाएगा, a2 sin थीटा, अरे ये वाला हो जाएगा ना a2 sin थीटा, देख ले थोड़ा। और ये वाला क्या हो जाएगा, a2 cos थीटा। नहीं आया? अरे नहीं आया, अरे ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा ना, पैरेलल लाइंस का थ्योरम से। हाँ, तो ये वाला हो गया ना रेजल्टेंट। इसी से हम लोग सब चीज निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर एसएचएम दिया रहा है तो एसएचएम में क्या होता है, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, उसमें kx नहीं रहेगा बस, और ये y1 a1 हो गया, और y2 क्या हो गया, y2 मेरा क्या हो जाएगा a2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। फिर से नाउ अब यहाँ से तुम लोग क्या कर सकता है, यहाँ से नाउ सेम एज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। क्या समझ में आ गया ना? कैसे करके करेगा, इतना ही पूछेगा। रिजल्टेंट कैसे निकालेगा, अल्फा कैसे निकालेगा, इक्वेशन कैसे लिखेगा वेव का, सब पता चल गया ना? बस इतना समझना है कि एक को बेस लेना है, जैसे हम लोगों ने y1 को बेस लिया था और इस वाला लेंथ को हम लोगों ने a1 लिया था। फिर हम लोग को देखना है कि y2 a1 से कितना आ गया है, y2 a1 से सॉरी y2 y1 से कितना आ गया है, तो वो वाला हम लोगों को y2 वाली इक्वेशन और ये a2 हो जाएगा। सो ये वाला एंगल हमें फेज डिफरेंस से मिल जाएगा। दिस थीटा इज नथिंग बट दी फेज डिफरेंस। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो मैं यहाँ पे a1 लिखूंगा, यहाँ पे मैं a2 लिखूंगा, और ये वाला एंगल मेरा थीटा हो जाएगा, राइट? दिस इज फॉर एसएचएम, और ये वाला क्या हो गया मेरा वेव के लिए। अरे कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, फिर इंटरफेरेंस खत्म कर देंगे। और कुछ नहीं है इंटरफेरेंस में, बस इतना ही है, ठीक है? अरे यार हाँ, नेक्स्ट देख। अभी जो इंटरफेरेंस तक हम लोगों ने पढ़ लिया, नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टैंडिंग वेव्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव का कोई एग्जांपल दे पाएगा? स्टैंडिंग वेव का एग्जांपल क्या किसी को पता है? स्टैंडिंग वेव का एग्जांपल नहीं पता? सो एग्जांपल क्या होता है स्टैंडिंग वेव का? गिटार का स्ट्रिंग। देखा है सबको गिटार का स्ट्रिंग? या फिर सबसे इजी एग्जांपल क्या पता है, कि एक रबर बैंड ले, दोनों तरफ से ऐसे बांध दे, और इसको नीचे की ओर खींच के छोड़ दे, और नीचे की ओर खींच के छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये एक वेव प्रोड्यूस करेगा। ऐसा समझ में आया सबको? हाँ। अब देख तुम लोग एक ध्यान से एक बात सुन, अभी हम लोग डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। तो स्टैंडिंग वेव का जो इक्वेशन होता है दैट इज y इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ kx इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, ठीक है? ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, सब समझ में आएगा। अगर मैं यहां से बताऊं ये 2a sin kx, क्या मैं इसको एक रेजल्टेंट एम्पलीट्यूड a डैश बोल सकता हूं, विच इज इक्वल टू 2a sin kx। अब अगर ये a डैश है 2a sin kx, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। What does this imply? This implies that the amplitude is varying. Amplitude is varying. अरे एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है ना, और वो किससे साथ वेरी कर रहा है? एम्पलीट्यूड इज वेरिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। जितना x बढ़ रहा है उतना एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, राइट? देख जब हम लोगों ने ट्रैवलिंग वेव पढ़ा था, वहां पे क्या हो रहा था, हर एक पार्टिकल मान लेते ये हमारा पार्टिकल था स्टैंडिंग वेव्स में, हर एक पार्टिकल एक बार मैक्सिमम पोजीशन पे जा रहा था और एक बार मिनिमम पोजीशन पे आ रहा था। यानी सब पार्टिकल्स एक बार ये वाला मैक्सिमा को रीच कर रहा था, जो कि था रिजल्ट एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम। यस और नो? हर एक पार्टिकल ये जा पा रहा था, इतना ऊपर जा रहा था, मतलब हर कोई इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए तक रीच कर पा रहा था। अरे समझ में आ रहा है? लेकिन स्टैंडिंग वेव में तुम लोग देख, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है मेरा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, देख कोई पार्टिकल रहेगा, जैसे कि मान ली ये वाला पार्टिकल कभी मूव ही नहीं करेगा, तो इसका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अरे हाँ ना तो बोल। सिमिलरली दिस पार्टिकल ये भी कभी मूव ही नहीं कर पाएगा, तो इसका एम्पलीट्यूड विल आल्सो बी 0। और ये वाला जो बीच का पार्टिकल है, इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, ए मैक्स। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ना, इस स्टैंडिंग वेव से क्या हो रहा है, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। यानी देख मतलब एम्पलीट्यूड 0 से मैक्सिमम हो रहा है, फिर मैक्सिमम से 0 हो रहा है। तो स्टैंडिंग वेव से क्या होता है, एम्पलीट्यूड हमारा कांस्टेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड इज वेरिंग विद x। समझ में आ रहा है? और ये पार्ट हमें क्या कहता है कि एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। और कॉस ऑफ ओमेगा टी हमें क्या कहेगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी कहेगा कि पार्टिकल्स तो एसएचएम ही कर रहा है। तो कॉस ऑफ ओमेगा टी क्या कहेगा, पार्टिकल्स हमारा क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग वेव्स इज नथिंग बट एसएचएम with different amplitude of particles। बोल किसी को कोई दिक्कत है क्या? दिख रहा होगा तुम लोगों को, राइट? तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है? देख एक बार एक एनिमेशन से देखता है और बढ़िया से देख। अगर मैं स्टैंडिंग वेव का बात कर रहा हूँ, अभी मैं स्टैंडिंग वेव का बात कर रहा हूँ, तुम लोग एक काम कर, हर पार्टिकल को देख, हर एक पार्टिकल को देख। ये पार्टिकल को देख एक बार, ये वाला पार्टिकल तो ऑसिलेटर है, और ये वाला पार्टिकल को देख, और ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, तीनों पार्टिकल को देख। देखना ये हमेशा मैक्सिमा को रीच करेगा, हमेशा मैक्सिमा को रीच करेगा।
और ये हमेशा मिनिमा को भी रीच करेगा। देख देख रहा है, देख हर पार्टिकल एक बार मैक्सिमा को रीच कर रहा है, एक बार मिनिमा को रीच कर रहा है। देख देख, ठीक है, दिस इज ट्रैवलिंग वेव, दिस इज, हर पार्टिकल रीच कर रहा है ना मैक्सिमा और मिनिमा को। देख एकदम ध्यान से देखना, ये पार्टिकल को भी देख, ये ग्रीन वाला को देख, ये ग्रीन वाला को तो ये एक बार ऊपर गया, यहाँ तक गया, फिर ये नीचे तक आया, देखा देखा, देख, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। लेकिन अगर मैं यहीं पे स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करता हूँ, इफ आई प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव, तो स्टैंडिंग वेव में क्या करना होगा, मेरे को एक एंड को फिक्स कर देना होगा, फिर ये स्टैंडिंग वेव बन जाएगा ना। इधर की ओर मैं फिक्स कर दूंगा तो ये स्टैंडिंग वेव बन जाएगा। देख मैं फिक्स कर देता हूँ, अब देख, अब ध्यान से देखना क्या होगा, थोड़ा सा वेट कर, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होने दे। अभी तो ये ट्रैवल कर रहा है वेव, अभी तो ये ट्रैवल कर रहा है, देख अभी देख, अभी देख, दिख रहा है सब पार्टिकल के मैक्सिमा की ओर जा रहा है। ये ऑसिलेटर को मत देख, यहाँ पे देख, ऑसिलेटर तो हमेशा ऑसिलेट कराएगा, यहाँ ये पोर्शन को देख, यहाँ पे स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो गया ना। देख ये वाला पार्टिकल ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत कम मूव कर रहा है, देख ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है और ये सबसे ज्यादा मूव कर रहा है। देख ये वाला पार्टिकल, सेंटर वाला सबसे, बहुत बढ़िया, समझ में आया। पहले क्या हो रहा है, ये तो ऑसिलेटर है, ये वाला हमारा ऑसिलेटर है, ये तो ऑसिलेट कराएगा हर पार्टिकल को, तो स्टैंडिंग वेव यहाँ कहीं पे प्रोड्यूस हुआ, ये वाला पोर्शन में। ठीक है, आया सबको समझ में कि स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या करता है, वेरी करता है, लेकिन पार्टिकल्स क्या करता है, एसएचएमई कर रहा होगा। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, आ गया ना। तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड एंड का केस। अगर मैं लूज एंड भी कर देता हूँ, लूज एंड करूंगा तो एसएचएमई करेगा, जाहिर सा बात है। देख, अरे रुक जा, इसमें भी एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगा। अभी तो वेव जा रहा है, जा रहा है, अभी तो ट्रैवल कर रहा है, अभी तो ट्रैवल कर रहा है। देखा, अभी स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगा, देख यहाँ पे स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो गया, देखा, देख वेव मूव नहीं कर रहा, वहां पे बस ऊपर नीचे कर रहा है, दिखा दिखा। बताओ कोई दिक्कत किसी को, बताओ कोई दिक्कत किसी को, जो भी है पक्का ना, फील आ गया पूरा स्टैंडिंग वेव्स क्या होता है, पूरा फील आया कि थोड़ा सा आया, पूरा आ गया ना। यही चीज मैं बता रहा था कि इसमें मतलब वेव्स ट्रैवलिंग में भी क्या होता है, पार्टिकल हमेशा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को रीच करता है हर एक पार्टिकल, लेकिन स्टैंडिंग वेव्स में वैसा नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं स्टैंडिंग वेव्स बनाऊं फिर से, यहाँ पे देख, ये एक स्टैंडिंग वेव है, राइट। तो देख यहाँ पे अगर मैं इस पोर्शन का बात करूं, तो इस पोर्शन का पार्टिकल्स कभी मूव ही नहीं करेगा, तो दिस विल हैव द मिनिमम एम्पलीट्यूड, और वी कैन से दैट एम्पलीट्यूड इज जीरो। और इसे हम लोग क्या कहते हैं पता है, इसे हम लोग कहते हैं एंटी नोड्स। समझ में आया, समझ में आया। और फिर ये वाला भी क्या होगा, दिस विल आल्सो हैव एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू जीरो एंड दिस विल बी एंटी नोड अगेन। और जो पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को जाएगा, जैसे कि ये पार्टिकल मैक्सिमम को जा रहा है, दिस इज ए मैक्स, ठीक है, सो विल कॉल दीज एट नोड्स। ठीक है, विल कॉल दीज नोड्स। तो अगर मैं बात करूं, कोई भी दो एंटी नोड्स का दूरी, कोई भी दो एंटी नोड्स का दूरी इज ऑलवेज लैम्डा बाई, ठीक है, दोनों एंटी नोड का दूरी होता है लैम्डा बाई 2, एक एंटी नोड और एक नोड का दूरी होता है लैम्डा बाई 4। तो यहाँ पे नोट बना के लिख लेना कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स, टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई 2। यानी कोई भी दो एंटी नोड का दूरी या फिर कोई भी दो नोड का दूरी इज लैम्डा बाई 2, और डिस्टेंस बिटवीन one node and one anti-node, between one node and one anti-node is lambda by 4। बोल कोई दिक्कत है, बोल कोई दिक्कत है। अगर इतना तुम लोग समझ गए हो, अगर इतना तुम लोग समझ गए, तो बाकी सब तुम लोग के लिए क्लियर हो जाएगा। ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन एंड, फिक्स एंड, ठीक है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या ये सब क्लियर हो गया? क्या इतना दूर तक क्लियर हो गया कि स्टैंडिंग वेव्स होता है क्या, नोड्स और एंटी नोड्स क्या होता है, क्या इतना क्लियर हो गया? अरे यार कोई है भी कि नहीं क्लास में, आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, तो देख नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1, दैट विल बी स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का केस हम लोगों ने देखा है, राइट, कैसा होता है। देखो ध्यान से देखो, आज थोड़ा तबीयत खराब है मेरा, तो साउंड सबको सुनाई दे रहा है ना, फिर धीमे लग रहा है बहुत, है ना। देखो ये होता है क्या, स्ट्रिंग्स में वेव्स ऐसे प्रोड्यूस होता है। और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि ये दो एंटी नोड्स है, और दो एंटी नोड्स का दूरी क्या होता है, ऑलवेज लैम्डा बाई 2। और ये स्ट्रिंग का लेंथ, अगर मैं बोलूं कि स्ट्रिंग का लेंथ मेरे पास एल है, अगर मेरे पास स्ट्रिंग का लेंथ एल है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा एल बराबर क्या आएगा, एल बराबर लैम्डा बाई 2। यस और नो, एल बराबर आएगा मेरा लैम्डा बाई 2। तो मेरे को यहाँ से लैम्डा बराबर क्या मिल जाएगा, लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 12, तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 12। और हमें क्या पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा,
तो यहाँ से हम लोग को क्या पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा v by f, yes or no, v by f, or we can say from here that frequency will be nothing but v by lambda. अरे भाई होता है ना, फ्रीक्वेंसी v by lambda होगा, और lambda का वैल्यू यहाँ पे क्या देख 12 है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, दिस विल इम्प्लाई दैट lambda will be equals to, सॉरी, frequency will be equals to v by lambda. lambda का वैल्यू क्या है 2l, ठीक है। और ये मेरा क्या है, दिस इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दैट केम, ये मेरा पहला फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसे हम लोग प्यार से, बहुत प्यार से एक नाम देते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसे हम लोग बहुत प्यार से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब तुम लोगों ने म्यूजिकल का दुनिया में सुना होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, टोन्स, ओवर टोन्स, ये सब म्यूजिकल, मतलब जो लोग म्यूजिक लेके स्टडी करते हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। हम लोग उतना नहीं जानना, हम लोग को बस जानना है कि ये कैसे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हम लोग उसके बीच का फिजिक्स समझना है। भाई बोला क्यों जाता है वो फिर म्यूजिकल दुनिया वाले जाने। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अबे ये टोन्स, ओवर टोन्स, बीट्स, ये सब म्यूजिक, मतलब जो लोग म्यूजिक लेके स्टडी करते हैं उनको पता होना चाहिए, हम लोग को बस इसके पीछे का फिजिक्स समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सॉरी, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब देख दूसरा, देख, अगर मैं बोलूं कि ये स्ट्रिंग ऐसा ही है, और मैंने इसको यहाँ से पकड़ लिया, फिर इसको ऊपर की ओर किया और इसको नीचे की ओर किया, अभी मेरे को फिर से एक स्टैंडिंग वेव मिलेगा ना, फिर से स्टैंडिंग वेव मिलेगा। और मेरे को स्टैंडिंग वेव अभी कैसे दिखेगा पता है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से पकड़ लिया है। तब बोल तो क्या होगा, अब क्या होगा, अब देख यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, और यहाँ पे एक नोड है, और हमें क्या पता है, सॉरी, यहाँ पे एक एंटी नोड है, हाँ सॉरी नोड है, तो यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है। तो अब मेरे को क्या मिलेगा, देख, दो नोड का दूरी क्या होता है, दो नोड का दूरी लैम्डा बाई 2 होता है, और यहाँ से फिर ये नोड का दूरी भी क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से मेरे को क्या टोटल लेंथ, मेरे को क्या मिल जाएगा, एल। तो यहाँ से मुझे एल बराबर मिल जाएगा लैम्डा, ये सुन लो। तो मेरे को फ्रीक्वेंसी इन दिस केस मेरे को क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू वी बाई एल। देख यहाँ से देखना, और यहाँ से देखना, सॉरी 2v/2l ऐसा कुछ मिलेगा, और 2 से 2 मार जाएगा तो v/l मिल जाएगा, राइट। अबे सेम चीज करना, फ्रीक्वेंसी हमें क्या पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है v बाई लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू क्या है, l, लैम्डा का वैल्यू l है, तो v/l मिल जाएगा ना। अरे हाँ ना, तो बोल, अरे v/l मिलेगा ना, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे v/l, यस सर। अब देख क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है मेरा, ये मेरा है 2 इंटू v/2l, ये सुनो, ये सुनो। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज दी, ये हमारा है, यहाँ पे 2 आ रहा है ना, तो ये 2, अरे यार तुम लोग हो कि नहीं हो क्लास में, ये 2 मेरे को क्या मिल रहा है, हाँ, तो दिस विल बी सेकंड हार्मोनिक, ठीक है, दिस इज दी सेकंड हार्मोनिक। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये सब क्या होता है ना, दीज आर म्यूजिकल टर्म्स, और जब सेकंड हार्मोनिक आता है, इसे हम लोग बोलते हैं दिस इज दी फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज दी फर्स्ट ओवर। अब देख ओवरटोन समझने का बहुत इजी टेक्निक है, जहां पे तुम लोग पकड़ रहे हैं, बीच में जहां पे तुम लोग पकड़ रहे हैं, कितना बार पकड़ा, एक बार पकड़ा ना, कितना बार पकड़ा, एक बार पकड़ा, तो एक बार पकड़ा तो वो हो गया फर्स्ट ओवरटोन। तो मैं इन जनरल केस का अगर मैं बात करूं, इन जनरल, ठीक है, इन जनरल मेरे को क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दैट विल बी एन वी बाई 2 लैम्डा। देख एन का वैल्यू चेंज करता है, तेरे को फ्रीक्वेंसी मिलता जाएगा। अरे इन जनरल फ्रीक्वेंसी विल बी एन वी बाई 12, यस सर। अब देख मैं क्या बोलूंगा, दिस विल गिव अस दी nth हार्मोनिक एंड n माइनस 1th ओवर टोन। समझ में आया, ठीक है, ये हो गया इन जनरल केस। अब देखिए तो हो गया जब दोनों एंड हमने क्लोज रखा, अब हम लोग करते हैं एक एंड को ओपन रखते हैं, ओपन एंड। तो ओपन एंड में क्या होगा, तुम लोगों ने आंख का सामने देखा, क्या होगा, ऐसा वाइब्रेट कर रहा था ना जब ओपन एंड कर रहे थे, तो ये मेरा क्या हो गया, नोड हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, एंटी नोड हो गया। तो अभी देखिए इन दोनों का दूरी क्या होगा, लैम्डा बाई 4। अरे हाँ ना, तो बोल, हाँ लैम्डा बाई 4 होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, इन दिस केस एल विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4, और यहाँ से मुझे लैम्डा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4l। और हमें क्या पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है v बाई लैम्डा, तो यहाँ से मुझे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, v बाई 4l, ठीक है। और ये मेरा पहला फ्रीक्वेंसी आया ना, ये मेरा पहला फ्रीक्वेंसी आया, अगर ये पहला फ्रीक्वेंसी आया तो मैं इसको क्या बोलूंगा, दिस विल बी दी फर्स्ट हार्मोनिक, और वी कैन से दिस टू बी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट, ठीक है, ठीक है, समझ में आया इतना दूर तक, ये सर। अब देख आगे पढ़ते हैं, देख अभी मैं क्या करता हूँ, ये लिया हमने, अब मैं बीच में इसको पकड़ लेता हूँ,
अगर मैं बीच में पकड़ लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? अरे समझ में आ रहा है? यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, इसको ऊपर करता हूँ, इसको नीचे करता हूँ, तो मेरे को कुछ ऐसा स्टैंडिंग वेव मिलेगा ना। ठीक है, तो देख यहाँ पे एक नोड मिला, यहाँ पे एक नोड मिला और यहाँ पे एक एंटी नोड मिला। अब इसको भी देखते हैं कैसा होगा। अगर मैं बोला ना कि अगर पहला पार्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, दो नोड का दूरी क्या होता है? लैम्डा बाई 2। एक नोड और एक एंटी नोड का दूरी कितना होता है? लैम्डा बाई 4। तो देख मेरे को एल बराबर क्या मिल जाएगा? एल बराबर हो जाएगा लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4। बता क्या आएगा इसका वैल्यू? लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 क्या आएगा बताओ? अरे यार 3 लैम्डा बाई 4 नहीं आएगा। तो एल बराबर आ गया मेरा 3 लैम्डा बाई 4, और वी कैन से फ्रॉम हियर दैट लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 4 एल बाई 3। और हमें क्या पता है? हमें क्या पता है? v बराबर क्या होता है, सॉरी f बराबर क्या होता है? हमें पता है कि f बराबर होता है v बाई लैम्डा। तो ये मेरे पास क्या आएगा? v बाई लैम्डा का वैल्यू पुट कर तो ये हो जाएगा 3/4l। ऐसा आएगा ना, लैम्डा का वैल्यू पुट कर देंगे तो। अब देख ध्यान से सुन, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ f इज इक्वल टू 3 इंटू वी बाई 4l? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? और v बाई 4l मेरा क्या था? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे जो आता है मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे जो आएगा दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ हार्मोनिक। तो इसमें क्या आता है मेरा? थर्ड हार्मोनिक। यानी इसमें सेकंड हार्मोनिक रहता है कि नहीं रहता है? वह सेकंड हार्मोनिक रहता है कि नहीं रहता है? नहीं रहता है, ध्यान से देखो। बहुत बढ़िया, क्योंकि हम लोगों ने एक बार पकड़ा तो हम लोगों को क्या मिल गया? थर्ड हार्मोनिक मिल गया। अगर दो बार पकड़ूंगा तो फिर फिफ्थ हार्मोनिक मिल जाएगा। सिंपल सा बात है ना। और ये कितना नंबर ओवरटोन होगा? कितना नंबर ओवरटोन होगा? कितना बार पकड़ा हम लोगों ने बीच में? एक बार ना। इसलिए भी फर्स्ट ओवरटोन। अभी ओवरटोन वगैरह हार्मोनिक ये सब तुम्हारा किस चीज का पार्ट है पता है? म्यूजिक का। मतलब जो सब ये सब लेके पीएचडी करता है म्यूजिक को लेके। एनीवेज, अगर मैं जनरल केस का बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट जनरल केस, सो इन जनरल अगर मैं फ्रीक्वेंसी का बात करूं दैट विल बी, यहाँ से देख फ्रीक्वेंसी मेरा कैसा आ रहा था? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, यानी ये क्या हो जाएगा मेरा? 2n+1। देख यहाँ से समझ में आया? देख एक के बाद 3 आया, 3 के बाद फिर 5 आएगा, 5 के बाद फिर 7 आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 2n+1। समझ में आया सबको? 2n+1 v/4l। ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड क्या कर सकते हैं? ये मेरा हो जाएगा 2n+1th हार्मोनिक। और ओवरटोन कितना होगा? और ओवरटोन कितना होगा? देख n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, और 3 में मेरे को क्या कौन सा ओवरटोन मिल रहा था? पहला ओवरटोन। अब n का वैल्यू जब 1 पुट कर रहे थे तो मेरे को फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या आ रहा था? 3v/4l। और ये हमें क्या मिल रहा था? ये हमें मिल रहा था थर्ड हार्मोनिक, और फर्स्ट ओवरटोन यही मिल रहा था ना। तो अगर यही मिल रहा था तो मैं n का वैल्यू जो पुट कर रहा था वही ओवरटोन बन रहा, तो मैं किसको क्या बोलूंगा? दिस विल गिव अस द nth ओवरटोन। अरे यार कुछ नहीं आया तुम लोगों को, समझ में आया सबको? हाँ, अब होता है ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप सब लोग, तुम लोगों ने भी देखा होगा, हम लोगों ने भी देखा है, सबने देखा। ऑर्गन पाइप देखा है किसी ने? अब ऑर्गन पाइप देखा है? नहीं देखा है? कभी स्कूल में तुम लोगों ने बदमाशी नहीं किया, पेन का ढक्कन बजाया नहीं है कभी? वही है बस ऑर्गन पाइप। ठीक है। देखो तो ओपन ऑर्गन पाइप, यानी जब हम लोग वो यूज एंड थ्रो वाला पेन यूज करते थे, उसको ऊपर का ढक्कन खोल के सीटी बजाते थे ना। हाँ, ऊपर में जो छोटा सा देखना कि लगा हुआ रहता है, उसको हटा के हम लोगों ने बहुत सीटी बजाया है। उधर टीचर उधर बोर्ड में घूमता था, इधर हम लोग सीटी मार देते थे। और बहुत लोग ढक्कन का कैप क्लोज करके भी मार सकता था, राइट? हाँ, तो ये होता है ऑर्गन पाइप। इसमें भी दो केस होगा, एक होगा ओपन ऑर्गन पाइप। जाहिर सा बात है ओपन ऑर्गन पाइप का बात कर रहे हो तो ये कैसा हो? दोनों साइड ओपन होगा। आ रहा है समझ में? दिस इज ओपन ऑर्गन पाइप। ऐसे बना, फूक मारेगा तो यहाँ से ऑब्वियसली प्रेशर कमेगा बढ़ेगा। बाद में बता दो, प्रेशर वेव के बारे में बात करूंगा। पहले बोल, ये समझ में आया? लैम्डा इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 12 हो जाएगा ना? समझ में आया? अरे यार समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो अब देख, क्या तुम लोग इसको देख सकते हो यहाँ से? क्या तुम लोग देख सकते हो कि ये हमारा किसको रिजेंबल कर रहा है? स्ट्रिंग, ओपन स्ट्रिंग को। देख कि ये ओपन स्ट्रिंग को रिजेंबल कर रहा है। यही आया था ना हमारा पहले, सबसे पहले। देख, अबे देख ना, खुद देख, यही आया था ना हमारा सबसे पहले स्ट्रिंग के केस में। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इट रिजेंबल्स अब ओपन स्ट्रिंग नहीं, सॉरी क्लोज स्ट्रिंग, दोनों तरफ से। इसमें कंफ्यूज हो गया देगा तुम लोग। देख यहाँ पे देख ले, कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पे यही आया था ना, देख लैम्डा बराबर 12 ही ना आया था इन केस ऑफ द क्लोज स्ट्रिंग। अरे हाँ ना, तो बोल। अरे यार नहीं आया। सो इट रिजेंबल्स क्लोज्ड स्ट्रिंग। आ रहा है सबको समझ में? तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि बाकी सब सेम हो जाएगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी विल बी NV/12। बाकी सब चीज सेम है। दिस विल गिव अस दी nth हार्मोनिक और n-1th/2। बहुत सही। तो ये हो गया मेरा ओपन ऑर्गन पाइप। अब क्या आता है? नेक्स्ट आता है मेरा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये सब में सबको दिक्कत आता है, राइट? कि क्या होता है एंटीनोड, क्या होता है? दिक्कत आता है क्या इसमें? अभी आ रहा है दिक्कत?
मतलब मैं जब पर्सनली पढ़ा था मेरे को समझ में नहीं आता था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तुम लोगों को समझ में आया? तुम लोग का भी ऊपर से ही गया, थोड़ा थोड़ा आया ना नीट क्रैक करने तक, और आया कि नहीं आया? छोड़ो यार। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या रहेगा? ऐसा ऑर्गन पाइप है, ये मेरा क्या बन गया? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये क्या बन गया? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और इसमें अगर मैं बनाता हूँ वेव तो ये कुछ ऐसा बनेगा ना, तो पहला वाला बनाते हैं पहले, समझा? तो ये मेरे को क्या देगा? ये वाला मेरा है एंटी नोड, ये वाला मेरा है नोड, और एंटी नोड और नोड का दूरी क्या होता है? समझ में आया? तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि एल बराबर मेरा क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय 4, और वी कैन से फ्रॉम हियर दैट लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स एल। अब देख तुम लोग ध्यान से देख, तो ये वाला मेरा क्या ओपन स्ट्रिंग को रिजेंबल कर रहा है? ये वाला मेरा क्या ओपन स्ट्रिंग को रिजेंबल कर रहा है? ये भी आया था ना, देख यही आया था। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो बेकारी में हम लोग चार चार केसेस पढ़ते हैं, हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को बस दो केसेस पढ़ना है, ठीक है? तो अभी मैं इसको सब कुछ लिख सकता हूँ ना इसका, तो मेरे को इसको फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 2n+1 v बाई 4l, ठीक है? और इसको ऐसे लिख ले, और इसको ऐसे लिख ले ताकि जिंदगी में भूले ना कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप रिजम्बल्स ओपन स्ट्रिंग, ठीक है? तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ओपन स्ट्रिंग को रिजेंबल करता है, ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज्ड स्ट्रिंग को रिजेंबल करता है, ठीक है? ठीक है यार, आज थोड़ा सा कोऑपरेट तो कर, मेरा तो तबीयत भी खराब है आज, ठीक है? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 2n+1th हार्मोनिक और nth, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा, समझ में आया? अब इसमें डायरेक्ट सवाल आएगा एकदम फॉर्मूला वाला। जैसे कि एक सवाल में ऐसा बोल रहा है, एक सवाल में ऐसा बोल रहा है, देख देख मैं दिखा देता हूँ कि कैसा सवाल आता है। बहुत आसान आसान सवाल आता है। अगर मैं बोला जा रहा है कि द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्यों होगा भाई? अरे ऊपर जाना, तुम ऊपर जाना, तुमको कौन बुलाता है? अब जाओ यार, नहीं जा रहा भाई, थोड़ा सा नीचे से लिखता हूँ। क्या बोला जा रहा है? द फर्स्ट ओवरटोन frequency of an open organ pipe is equal to the fundamental frequency is equal to the fundamental frequency of closed organ pipe of a closed organ pipe, ठीक है? बोला जा रहा है length of closed organ pipe is 20 centimeter. Find length of open organ pipe. Length of open organ pipe, ठीक है? सवाल देख कितना इजी है, तुम लोग देख के मतलब टफ लग रहा होगा। क्या बोला? यदि फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, तो मेरे को बता हम लोग फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखते थे? हम लोग फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखते थे फॉर एन ओपन ऑर्गन पाइप? अब ओपन ऑर्गन पाइप रिजम्बल्स क्लोज स्ट्रिंग, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? NV/12, ठीक है? NV/12। और मेरे को क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी यानी फर्स्ट ओवरटोन होगा ओपन के केस में, देख, ठीक है? ओपन ऑर्गन पाइप किसका रिजेंबल करता है? स्ट्रिंग का। ये स्ट्रिंग का रिजेंबल कर रहा है, तो मैं ये ओपन का लिख रहा हूँ, ठीक है? पहले ओपन ऑर्गन पाइप का लिख रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा मेरा NV/12। फर्स्ट ओवरटोन मतलब कौन सा नंबर फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकंड फंडामेंटल ना, यानी सेकंड हार्मोनिक होगा ये। बस समझ ना, nth हार्मोनिक, n-1th ओवरटोन। अगर फर्स्ट ओवरटोन है तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड हार्मोनिक। नहीं आया? तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। तो मेरे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या मिल गया? V/L। ये सुन, V/L। अब यही तुम क्लोज्ड के लिए लिख, थोड़ा सा ट्राई कर अब सवाल को। क्लोज्ड के लिए क्या लिखेगा? अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप रिजेंबल्स ओपन स्ट्रिंग, यानी इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा मेरा? 2n+1 V/4L, ऐसा आएगा ना? ये L क्लोज्ड कर, और ये L ओपन ऑर्गन पाइप, ये L क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये L ओपन ऑर्गन पाइप। अब मेरे को क्या बोला जा रहा है कि टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सा नंबर पे होता है? n इज इक्वल टू 0 पे। अबे फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कब होता है? जब n का वैल्यू 0 पुट करता है, ठीक है? देख एक बार करके देख, अब क्या होगा, करके देख क्या होगा। अब इतना दूर तक तो हो गया, बाकी तो तुम लोग कर लेगा ना? हाँ, 80 सेंटीमीटर आ रहा है। सबको क्लियर हो गया कैसे करके कर रहे हैं? दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम बोल दिया है, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या पुट करेंगे? n का वैल्यू 0 पुट करने पर हमें फंडामेंटल मिलता था ना, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेरे को क्या मिल जाएगा? V/4LO। अरे हाँ ना, तो बोल। अच्छा, किसी को ये डाउट नहीं आया सर v को सेम क्यों रखे हम लोगों ने? किसी को ये डाउट नहीं आया कि सर v सेम कैसे आया? बस स्पीड ऑफ साउंड तो सेम ही आएगा ना, बस साउंड का स्पीड तो दोनों में सेम होगा। अब ये अगर मैं बोलूँ कि F1 और ये F2 है, तो क्वेश्चन में हमको दिया जा रहा है कि F1 बराबर F2, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पढ़ के देख लेना। अगर दोनों इक्वल है तो V/LO। अबे यार, ये LC होना चाहिए ना, क्या कर रहा हूँ यार, तुम लोग भी बताते नहीं हो। ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का लेंथ है, तो F1 इज इक्वल टू V/LO विल बी इक्वल्स टू V/LO
फॉर एल सी, यहाँ से तुमको एल सी मिल जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, ठीक है। अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, वी ने वी को मार दिया, तो मेरे को क्या चाहिए, लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप मेरे पास आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। क्या सब कोई कर लेगा सॉल्व? हो गया ना? तो ऐसे ही बकवास बकवास सवाल देगा। ठीक है, ऐसे बकवास सवाल देगा। क्या तुम लोग कर लोगे? क्या तुम लोग कर लोगे? ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एंड करेक्शन। नाम सुना है एंड करेक्शन का? यार इसको हटाओ यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये। बक, बक, ये हटता भी नहीं भाई। जाओ जाओ जाओ, इतना अच्छा जा रहा था, रुक जाओ। अरे वो जूम का नहीं दिख रहा। अरे हमको तो दिख रहा है भाई। ठीक है। अब देखिए को एंड राइट, एंड करेक्शन। ठीक है, एंड करेक्शन। देख एंड करेक्शन बहुत बकवास चीज है, फिर भी पढ़ा देता हूँ, बाई चांस आ गया फिर तुम लोग बोलेगे सर पढ़ाए नहीं थे। समझ में आ रहा है? ये सब पार्ट से एकदम आसान आसान सवाल आएगा, एकदम स्कोरिंग सवाल आएगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो सवाल बन जाएगा। अब देख, अगर मैं एक मान ले ओपन ऑर्गन पाइप हुआ ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा साउंड वेव्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं एक ओपन ऑर्गन पाइप लेता हूँ ऐसे, तो देख मैं अगर फूक मारता हूँ तो मैं ऑब्वियस बात है, मैं मुंह घुसा के तो फूक नहीं मारूंगा, तो मैं मेरा वेव जो शुरू होगा वो थोड़ा सा ऊपर से शुरू होगा ना, ऐसा। पहला वाला बनाते हैं, ऐसा बनेगा ना? तो ये पूरा तो होगा नहीं ऐसे, मतलब मुंह से जब मैं फूक मारूंगा या फिर कोई ट्यूनिंग फूक रखूंगा, मैं इसको घुसा के थोड़ी रखूंगा, मैं यहाँ से कहीं से मारूंगा ना ऐसे। हाँ, तो फिर ऑब्वियस सा बात है, फिर वो लेंथ तो नहीं रहेगा, मतलब लेंथ ऑफ द ट्यूब तो इतना है, दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो इसका लेंथ कुछ एक्स्ट्रा आ रहा होगा। दिस एक्स्ट्रा लेंथ इज नथिंग बट, इसे हम लोग एंड करेक्शन बोलते हैं, और इसे ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ई से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? तो अब देख, अगर मैं बात करूं ओपन ऑर्गन पाइप का, देख कितना बकवास है, देख कितना बकवास है। देख हमको क्या मिला था इनिशियली, एफ इज इक्वल टू एन वी बाई, जब ओपन ऑर्गन पाइप था, ओपन ऑर्गन पाइप रिजम्बल्स क्लोज स्ट्रिंग, तो ये था मेरा एन वी बाई 12। अब देख लेंथ का जगह अब क्या हो जाएगा, लेंथ का जगह अब हो जाएगा, अभी एफ डैश अगर मैं बात करूं, करेक्शन ले लूं मैं एफ डैश, ये मेरा क्या हो जाएगा, एन वी तो रहेगा सेम, और 2 इंटू एल का जगह हो जाएगा एल प्लस 2 ई, क्योंकि टोटल लेंथ में थोड़ा सा 2 ई बढ़ जाएगा ना। अबे बकवास है, एकदम बकवास है, मैं तो बोल रहा हूँ एकदम बकवास है, कोई बात ही नहीं है। और ये ई का जो वैल्यू आता है दैट इज 0.6 आर, जहाँ पे आर क्या होता है, आर होता है रेडियस ऑफ दिस रेजोनेंस कॉलम। ठीक है, ठीक है। अब बाकी अगर ओपन रहा तो तुम खुद से नहीं कर लेगा, देख मान ले अगर ओपन ऑर्गन पाइप है, सॉरी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो जाहिर सा बात है यहाँ से थोड़ा सा ऐसे, यार ये क्या हो रहा है, अब मिडिल में गया ना थोड़ा सा, तब देख ये वाला फिर बस ई ही ऐड होगा। तो मेरे को क्या पता है कि ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप रिजेंबल्स ओपन स्ट्रिंग, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ क्या हो जाता है मेरा 2n+1 v/4l, ये था मेरा। अब देख अगर एंड करेक्शन मैं ले लूं तो एफ डैश मेरा क्या आ जाएगा आफ्टर एंड करेक्शन, ये 2n+1 इंटू v/4 इंटू एल का जगह क्या होगा एल प्लस ई ओनली। क्या बकवास बात किया है ना ये लोग एंड करेक्शन में। दिस इज व्हाट इज एंड करेक्शन और रिलीज क्राइटेरिया। इसे बहुत जन प्यार से क्या बोलते हैं, रिलीज क्राइटेरिया। ठीक है, स्पेलिंग मेरे को याद नहीं है, फिर भी देखते हैं ट्राई करके, आर ए आई ऐसे कुछ आता है, आर ए आई रे, एल ई आई ली, जी एच जी। ठीक है, रिलीज क्राइटेरिया, रिलीज क्राइटेरिया, बहुत जन इसको प्यार से रिलीज क्राइटेरिया भी बोलते हैं। तो सवाल में पूछ ले कि रिलीज क्राइटेरिया दिया हुआ है तो तुम लोग हक मत देना, सर रिलीज क्राइटेरिया तो आपको पढ़ा ही नहीं था। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अब देखिए एक होता है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये मतलब एक्सपेरिमेंटल चीज है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और ये हम लोग यूज करते हैं कोई भी एक साउंड का मतलब स्पीड निकालने के लिए। ठीक है, इसे हम लोग क्यों यूज करते हैं, मतलब मान लेते हैं ट्यूनिंग फोक से हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस किया, तो उसका साउंड का स्पीड कितना होगा, मतलब वो जो साउंड प्रोड्यूस है उसका स्पीड कितना होगा, ये पता करने के लिए। ठीक है, ठीक है। रिलीज क्राइटेरिया, सॉरी रेजोनेंस कॉलम एक्सपीरियंस, सॉरी एक्सपेरिमेंट, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, एक रेजोनेंस ट्यूब लेते हैं। रेजोनेंस ट्यूब क्या होता है ना, पानी भरा हुआ ट्यूब होता है। ठीक है, क्या होता है, पानी से भरा हुआ ट्यूब। अब देख जाहिर सा बात है, पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक लेंथ तक पानी भरते हैं, मान लेते हैं ये लेंथ तक पानी भरे, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एक ट्यूनिंग फोक से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सा बात है अंदर में क्या बना होगा, अंदर में क्या बना होगा बताओ, अंदर में स्टैंडिंग वेव बना होगा ना। अरे यार, अंदर में स्टैंडिंग वेव बना होगा ना ऐसे, रहाना तो बोल। हाँ, तो देख ये फिर क्या बोला, ये क्लोज्ड दिखा रहा है ना, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जैसे बिहेव कर रहा है। इफ दिस इज एक्टिंग एज अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में क्या बोल सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी मेरा हो जाएगा 2n+1 इंटू v/4l, ऐसा होगा ना। और ये मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा एंड करेक्शन भी ले लेता है प्यार से, तो यहाँ से मैं एंड करेक्शन भी ले लूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा 4 इंटू एल प्लस ई, यस और नो।
तो मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का बात करूंगा पहले ही। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मेरा क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा वी बाई फोर इंटू एल, और यहाँ से ये एल वन दूरी ले ले, ये एल वन है, ये हो जाएगा एल वन प्लस ई। ये सुन लो, ये सुन लो। हम लोग सेकंड टाइम क्या करेंगे ना, सेकंड टाइम क्या करेंगे, थोड़ा सा और पानी को घटा देंगे। ये मेरे को फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मिल गया एफ, ये मेरे को फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मिल गया एफ। अब मैं इसको थोड़ा सा और हटा दूंगा, अब मैं इसको थोड़ा सा और हटा दूंगा। तो इसको थोड़ा सा हटाने के बाद कैसे दिखेगा देख, थोड़ा सा पानी और हटा देंगे, ठीक है। हमारा तो पानी मेरा यहाँ तक आ गया, तो जाहिर सा बात है अब यहाँ पे और एक वेव बन जाएगा, और यहाँ पे और एक वेव बन जाएगा। अभी जो बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। हाँ तो देख, यहाँ से ये इतना दूर तक ई रहेगा, और यहाँ से मैं बोल देता हूँ कि ये वाला लेंथ मेरा L2 है। तो जाहिर सा बात है ना, जाहिर सा बात है, हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा एक है एंटी नोड, ये मेरा है नोड, और ये मेरा है एंटी नोड। ये सुन लो, ये सुन लो। सॉरी, यहाँ पे भी एंटी नोड क्यों आएगा यार, तुम लोग भी पागल है, हमको भी पागल है। ये वाला नोड, ये नोड आएगा ना, ठीक है। अरे हाँ, इसको तुम सेकंड पुट कर सकते कि बीच में एक बार पकड़ लिए, बीच में एक बार पकड़ लिए, एक्चुअली बीच में दो बार पकड़े, राइट। सॉरी, बीच में एक बार पकड़ लिए, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट ओवरटोन बन गया, ये और सेकंड फंडामेंटल, यानी एन का वैल्यू वन पुट कर देंगे, और यहाँ पे एन का वैल्यू वन पुट करेंगे ना। हाँ भाई देख, फंडामेंटल मतलब तुम जनरल से भी निकाल सकते हैं, ये जनरल जो है हमारे पास, इससे भी निकाल सकता है। लेकिन मैं दिखा दिया ऐसे, यहाँ से दूरी L/2, यहाँ से दूरी फिर एल, एल प्लस L/2 यानी 3L/2, ठीक है। तो मैं फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब समझा नहीं यार तुम लोग, देख फिर से बताता हूँ। आ गया, एंटी नोड से नोड ये वाला दूरी हो जाएगा λ/4, और यहाँ से ये हो जाएगा λ/2, तो टोटल क्या हो जाएगा 3λ/2, यानी एल प्लस ई। फिर से देख ले एक बार तुम लोग मेरा शांति के लिए, L2 प्लस ई ये बराबर मेरा क्या हो जाएगा 3λ/, ठीक है। अरे ठीक है या नहीं, ठीक है। तो और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा L1 प्लस ई, ये मेरा हो जाएगा λ/4 के बराबर। अरे λ/4 ही ना होगा, देखते हैं, ये लैम्डा और ये, हाँ λ/4, ठीक है। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अरे यार, L1 प्लस ई λ/4 होगा ना यहाँ से, और L2 प्लस ई 3λ/4 होगा। तो मैं बोलता हूँ ये मेरा सेकंड इक्वेशन है, और ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दे, तो मेरे को क्या मिलेगा, L2 प्लस ई माइनस L1 प्लस ई बराबर क्या होगा 3λ/4 माइनस λ/4। ओ हो, तो L2 माइनस L1 मेरे पास आ गया λ/2, ठीक है, λ/2। हमें क्या पता है लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, V/F। अरे लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, V/F। ओ हो, तो L/2 मेरे पास आ गया, सॉरी L2 माइनस L1 मेरे पास आ गया, क्या आया, V/2F। ओहो, तो यहाँ से मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ, वेलोसिटी विल बी 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी इनटू L2 माइनस L1। अब देख, अब देख, अब देख, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। क्या हम लोगों को, नो फिल, क्या हम लोगों को यहाँ पे ट्यूनिंग फॉक का फ्रीक्वेंसी पता था, ये हमें पता था। अरे हाँ ना, तो बोल। L2 भी हमें पता था, L1 भी हमें पता था, दोनों हमें पता है। तो मेरे को क्या वेलोसिटी मिल जाएगा, दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल थिंग। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हम लोग तो ऐसे निकाल ही सकते हैं यार, ऐसे तो ये इस फॉर्मूला से तो निकाल ही सकते हैं, पहले ही दिखा दिया मैंने, एंड करेक्शन, ठीक है, ठीक है। और अगर मेरे को मान ले यहाँ से, अगर मेरे को थोड़ा सा और टफ सवाल पूछे और मेरे को बोले कि एंड करेक्शन क्या होगा वो बताओ, तो देख यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे F1 मेरे पास आया था, मतलब दोनों में फ्रीक्वेंसी मेरे पास आया था 4V/4L1 प्लस ई, और यहाँ पे मेरे पास क्या आया था, F इज इक्वल टू, एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3V/4 इंटू एल प्लस ई, ये आया था ना। अरे ये आया था ना। और ट्यूनिंग फॉक तो एक ही था बाबू, ट्यूनिंग फॉक तो एक ही था, ट्यूनिंग फॉक तो एक ही था। दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या सेम होगा, अरे नहीं आया तुमको, ट्यूनिंग फॉक तो सेम था ना, तो दोनों को इक्वल इक्वल कर दे तो क्या आएगा, V/4 इंटू एल प्लस ई बराबर आएगा V3V/4 इंटू एल प्लस ई। देख, दोनों ने दोनों को मार देगा, 4 ने 4 को मार देगा, और यहाँ से मेरे को ई का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से मेरे को ई का वैल्यू मिल जाएगा L2 माइनस 3L1 बाय, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो इतना ही है, इतना ही है। बाकी तो भाई एकदम एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ई का वैल्यू याद रख लेना, सवाल कराने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, प्रैक्टिस कर लेना और फिर डाउट पूछ लेना, ठीक है। ई का वैल्यू 0.6R, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना और सवाल पूछ लेना। अब और एक चीज है, ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर थिंग विच इज बीट्स। क्या है, बीट्स। अब सर ये बीट्स क्या होता है, व्हाट इज बीट्स। अच्छा, कभी तुम लोग कॉन्सर्ट देखा है, अबे कभी कॉन्सर्ट नहीं देखा, कोई कॉन्सर्ट नहीं देखा तुम लोग। अरे फोन में देखने पे ना वो फील तेरे को नहीं पता लगेगा, जब कॉन्सर्ट चलता है ना, जब कॉन्सर्ट चलता है एक बड़ा हॉल में,
तब क्या होता है ना, ड्रम वगैरह गिटार वगैरह सब बजता है, सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी से बजता है और सबका फ्रीक्वेंसी मिलता है, ठीक है। और बीच बीच में ना तेरे को जब तुम वहां रहेगा तो करके ऐसा ना एक सुनाई देगा तेरे को, जो कि वो लोग ड्रमर लोग प्रोड्यूस कोई नहीं कर रहा, तेरे को लगेगा कि बेस दे रहा है, कोई बेस वेस नहीं देता, ठीक है। जैसे कि मान ले गाना चल रहा है, गाना चल रहा है, गाना चल रहा है, ठीक है, ऐसे गाएगा, ठीक है। जैसे कि बहुत सारा बीट बज रहा है, समझ में आया? हम लोग क्या बोलते हैं ना कि यार यार क्या बीट दिया यार इन लोगों ने। एक्चुअली में करता तो वही लोग है, म्यूजिशियन लोग ही, मतलब अच्छे से गिटार विटार बजाते हैं एकदम पूरा टे करता है ना। हाँ, तो फिर उनसे क्या होता है ना, फिर सब मिलके एक एक तेरे को बीच बीच में बीच में एक्सेस सुनाई देता है ना। हाँ, तो ये बीट्स बोलते हैं हम लोग, तो सुनाई देता है हम लोगों को, ठीक है। समझ में आ गया? तो देख, उतना बकवास नहीं करेंगे कि बीट्स कैसे हम लोग निकालते हैं, डेरिवेशन क्या करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो बस इतना पता चलना चाहिए, अगर दो मेरे पास दो ट्यूनिंग फोक है या फिर दो प्रोड्यूसर है मेरे पास, साउंड प्रोड्यूसर, इसका फ्रीक्वेंसी F1 है और इसका फ्रीक्वेंसी F2 है। अगर दो मेरे पास प्रोड्यूसर है, ठीक है, साउंड का प्रोड्यूसर, बहुत पैसा वाला होता है ये लोग, ठीक है। अगर दो प्रोड्यूसर है तो मेरे को बीट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो बीट का जो फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब अरे होता है ना कि डिग 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 डिश डिग डिग डिश ऐसा करके मिलता है ना, तो एक फ्रीक्वेंसी रहेगा ना, हर एक टाइम में एक एक बीट तेरे को सुनाई देगा ना। तो वो बीट का जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज नथिंग बट F2 माइनस F1 का मॉड। बस इतना याद रख लेने से चल जाता है, बस इतना याद रख लेने से चल जाता है, बाकी तुम्हारा बुद्धि का खेल है। जैसे कि सवाल में तुम लोगों को दे देगा, एकदम ध्यान से सुनना, सवाल में तुम लोगों को दे देगा कि पहले एक ट्यूनिंग फोक था, पहले एक ट्यूनिंग फोक था दो, ठीक है। पहले तो ट्यूनिंग फोक था, इसका मान लेते F1 फ्रीक्वेंसी था, इसका मान ले F2 फ्रीक्वेंसी था, और ये लोग दोनों मिला के मान लेते बीट प्रोड्यूस कर रहा था दो, ऐसा बोल देगा, मान लेते हैं, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट था दो, ठीक है, हराया दो था। अब हम लोगों ने बोला कि इसको हम लोगों ने एक को वैक्स कर दिया, एक को वैक्स कर दिया, तो वैक्स करेंगे तो F1 का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अरे घट जाएगा ना, अरे घट जाएगा ना। तो वही बोलेगा फिर F1 का फ्रीक्वेंसी बताओ, F2 का फ्रीक्वेंसी बताओ, एक का फ्रीक्वेंसी दे देगा, मान लेते F1 का फ्रीक्वेंसी मेरे को दे दिया है 340 हर्ट्ज। तो F2 का वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे, पहले मॉड ऑफ F1 माइनस F2, ये मेरे को क्या देगा, दो। और बोलेगा कि वैक्स लगाने के बाद, वैक्स लगाने के बाद इन दोनों का बीट्स हो जाता है एक, वैक्स लगाने के बाद इन दोनों का बीट्स हो जाता है एक। तो F1 माइनस F2 टू आएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, F1 माइनस F2 विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस टू। अरे बोल सकता है ना, बोल सकता है ना। तो F1 का वैल्यू मेरे को अगर मान लेते 340 दिया, तो 340 माइनस F2 ये बराबर आएगा प्लस माइनस टू। तो F2 का वैल्यू क्या हो सकता है, F2 का वैल्यू हो सकता है तेरा 342 या फिर 340, ठीक है। अब मेरे को बोलेगा कि F1 को वैक्सिंग किया, क्या क्या F1 को वैक्सिंग किया। तो हम लोग फिर से सेकंड केस के लिए बीट निकालेंगे, तो FB फॉर द सेकंड केस, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। अच्छा देख, ऐसा नहीं करेगा कि जिसका फ्रीक्वेंसी बोल रहा है उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा सेम, ठीक है, ठीक है। जैसे कि मान ले मेरे को F1 में वैक्स नहीं कर रहा, तो मान ले F1 में वैक्स नहीं कर रहा है, F2 में वैक्स कर रहा है, F2 में वैक्स कर रहा है। देख मेरे को क्या मिलेगा, F बीट फॉर द सेकंड केस, क्योंकि जिसका फ्रीक्वेंसी मतलब दिया जाएगा उसको वैक्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो FB2, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी तो मैं पता है भाई, उसका फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए थोड़ी वैक्सिंग करेगा, समझ में आया? तो ये भी हो जाएगा मेरा मॉड ऑफ F1 माइनस F2, मॉड ऑफ F1 है 340 माइनस F2। अब देख इन दिस केस हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड केस में मेरा बीट फ्रीक्वेंसी 1 दिया था ना मैंने, तो 1 बराबर क्या हो जाना चाहिए, 340 माइनस F2, और यहाँ पे प्लस माइनस आ जाना चाहिए। तो F2 का वैल्यू फिर अभी क्या आ जाना चाहिए, देख F2 का वैल्यू, F2 विल बी इक्वल्स टू आइदर 340 प्लस 1 और 340 माइनस 1। अरे हाँ ना, तो बोल। तो F2 का वैल्यू क्या आ सकता है, 341 और 339। अब देख, अब देख तेरे पास केसेस क्या आ रहा था, देख इनिशियली तेरे पास आया था बीट फ्रीक्वेंसी 342 से 340, और हमें क्या पता है कि F2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, F2 को वैक्सिंग कर रहे हैं, और वैक्सिंग करेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घट जाएगा। F2 में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। देख सवाल मैंने ऐसा लिया है, सवाल मैंने ऐसा लिया कि दोनों केस में घट रहा है, राइट। देख अगर मैं 342 लेता हूँ तो इसमें भी घट रहा है, 341 339 दोनों पॉसिबल है, और 340 भी अगर मैं लेता हूँ तो घट रहा है, 340 भी अगर मैं लेता हूँ तो दोनों से घट रहा है, राइट। 340 से घट के क्या हो रहा है, 339, राइट, यस और नो। अरे यस और नो, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमें, देख 340 ही ले सकता है ना, क्योंकि देख यहाँ से अगर 340 हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे 339 विच इज पॉसिबल। अरे यस और नो, अरे यस और नो, दोनों केस में क्या होना चाहिए, घटना ही चाहिए। तो मेरे पास फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वाला क्या होगा, 340, यानी दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम था क्या, नहीं 342, ठीक है। तो मेरा क्या, देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी बनाया है, अभी मैंने क्वेश्चन बनाया तो डेटा गलत है, ठीक है। डेटा ऐसा ले लिया कि दोनों पॉसिबल हो जा रहा है, ठीक है।
समझ में आया? अभी बनाया ना क्वेश्चन, तो डेटा मैंने ऐसे ले लिया कि दोनों बन जा रहा है, मतलब दोनों में पॉसिबल है। 342 भी घट रहा है और 340 भी ले रहा है, तो वो भी घट रहा है। अरे नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों में घट जा रहा है, लेकिन अगर तुम लोगों को सवाल क्वेश्चन में देखा तो दोनों में घटेगा नहीं, ठीक है? समझ बात को। मैंने प्रोसेस सिखा दिया, क्या प्रोसेस तुम लोगों को पता चल गया कि देख लेना है फिर कौन सा घट रहा है कौन सा नहीं घट रहा है, ठीक है? प्रोसेस पता चल गया बस। अब देख, नेक्स्ट होता है डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट होता है डॉपलर इफेक्ट। और डॉपलर इफेक्ट में पता नहीं कितना सारा केसेस पढ़ाते हैं, बहुत सारा केसेस पढ़ाते हैं। पता नहीं तुम लोगों ने कितना केसेस पढ़ा है, मैं बस एक ही केस पढ़ाता हूँ। कितना केसेस पढ़ा था तुम लोगों ने? 6-7 केसेस तो पढ़ा ही होगा। डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है ना, जैसे कि तुम लोगों ने ट्रेन देखा होगा, तो ट्रेन का मतलब तुम लोग जब ट्रेन से पास करता है, मतलब ट्रेन में जब ट्रैवल कर रहा है, तो और बगल से जब एक ट्रेन जाता है, तो देखना उसका साउंड में चेंजेस दिखता है, जैसे पैं, ऐसा दिखता है ना। एरोप्लेन जब टेक ऑफ करता है, होता है ना, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज होता है वेलोसिटी से, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, एक ऑब्जर्वर रहता है, दूसरा कलर से बनाते हैं। एक ऑब्जर्वर रहेगा, ऑब्जर्वर, और एक रहेगा मेरा सोर्स, जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है? तो देख, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा होगा, मान लेते ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ये साउंड सोर्स भी मूव कर रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है? ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? अरे यार, आ रहा है। ठीक है, अब देख, ध्यान से देख। अगर मैं तेरे को बोलूं कि ये फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ न्यू यानी न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी एफ इनटू वी प्लस माइनस वीओ, अरे यार वीरो क्यों लिखा, वी प्लस माइनस वीओ डिवाइडेड बाई बी प्लस माइनस वी एस, बस। इफ यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, फिर अगला 2 मिनट में तुम लोगों को मैं सब केसेस पढ़ा दूंगा, अगर ये फॉर्मूला तुम लोग याद रखेगा तो। ओके सर। देख, अभी मेरे को एक बात बता, जब कोई एक ऑब्जेक्ट सामने आता है, मतलब मान लेते हैं ये सोर्स है और ये सामने आ रहा है ऑब्जर्वर के, तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज करता है ना। यानी सोर्स और ऑब्जर्वर जब पास आएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, और सोर्स और ऑब्जर्वर जब दूर जाएंगे एक दूसरे से, तो ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, बस इतना याद है ना। बस 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 बस, खत्म है। देख, अब देख तुम लोग कर पाएगा सब, अभी तुम लोग सब कर पाएगा। देख, फर्स्ट केस मान लेते हैं ऑब्जर्वर ये है और ये सोर्स है, ऑब्जर्वर भी इधर की ओर जा रहा है और सोर्स भी इधर की ओर जा रहा है, ठीक है? दिस इज वीओ, दिस इज वी एस, ठीक है? देख, मैं पहले तो फॉर्मूला लिखूंगा, एफ न्यू विल बी इक्वल्स टू एफ वी बाई वी। अब प्लस और माइनस में हमको दिक्कत है ना, तो देख, ऑब्जर्वर सोर्स के सामने जा रहा है, तो ये क्या चाहेगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना कि घटाना? और ये न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो प्लस हो जाएगा ना, न्यूमरेटर को बढ़ा देगा, तो ये हो जाएगा v प्लस वीओ। अब देख, सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो ये क्या चाहेगा, फ्रीक्वेंसी को घटाना। ये क्या चाहेगा, फ्रीक्वेंसी को घटाना। और फ्रीक्वेंसी को अगर घटाना चाहेगा तो डिनोमिनेटर को बढ़ाना चाहेगा, फ्रीक्वेंसी को अगर, तो डिनोमिनेटर को बढ़ाना चाहेगा, और अगर बढ़ाना चाहेगा तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस। समझ में आया? अरे देख, सोर्स क्या है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो ये क्या चाहेगा, फ्रीक्वेंसी को घटाना। तो अगर फ्रीक्वेंसी को घटाना है, तो मेरे को फ्रीक्वेंसी को घटाना है, या मान ले ए ऊपर में कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय सम डिनोमिनेटर बी है, तो मेरे को बी को घटाना होगा ना, सॉरी बी को बढ़ाना होगा ना, तब जाके ना एफ बढ़ेगा, बी को बढ़ाना होगा। हाँ, तो एफ घट जाएगा ना, तो भाई तो मैं बोल रहा हूँ, सोर्स क्या चाहेगा, फ्रीक्वेंसी को घटाना ही ना चाहेगा। बस सोर्स अगर, तो डिनोमिनेटर को बढ़ाना चाहेगा, और अगर डिनोमिनेटर को बढ़ाना चाहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कर लेगा ना। समझ में आया? देख, दूसरा केस देख। नहीं नहीं, ये ज्यादा इजी रहता है, फिर उसमें बहुत कंफ्यूजिंग होता है, मतलब कब प्लस ले कब माइनस ले। देख, ऑब्जर्वर में अब मान ले, तो ऑब्जर्वर भी इधर की ओर जा रहा है और सोर्स भी इधर की ओर जा रहा है। देख, तुम 2-3 बार करेगा तो खुद समझ जाएगा। देख, अब मैं क्या करूंगा, एफ न्यू, ये क्या हो जाएगा मेरा, एफ इंटू वी बाई वी। अब प्लस माइनस लेके मेरे को देखना। देख, ऑब्जर्वर सोर्स का तरफ जा रहा है, तो ये क्या चाहेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो ये न्यूमरेटर में है। अब देख, सोर्स भी ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, तो ये क्या चाहेगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहेगा ना। डिनोमिनेटर को कम होना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए। समझ में आ गया? इजी है कि हार्ड है? बहुत इजी है। देख, अब कोई सा भी केस ले ले, मान लेते दोनों इधर की ओर जा रहा है, बोल क्या होगा, एफ न्यू विल बी इक्वल्स टू एफ इंटू वी बाई वी। देख, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, तो ये क्या चाहेगा, घटाना। और सोर्स भी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो सोर्स अगर ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो वो क्या चाहेगा, घटाना चाहेगा। बस उस डिनोमिनेटर को बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, अब ऐसा करके कोई सा भी केस दे दे, हमें कोई दिक्कत है क्या? बस, दिस इज मेंटोर जिंदगी। पता नहीं यार कितना सारा केसेस करता है सब कोई, ये है मेंटोर जिंदगी, ठीक है? ये चीज याद रख लेना, कब बढ़ाना चाहेगा कब घटाना चाहेगा, बस।
ठीक है, हो गया। अब डॉपलर इफेक्ट में मैं कोई क्वेश्चन कराना नहीं चाहता क्योंकि भाई बकवास है भाई, यही सब चीज देगा घुमा फिरा के, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, ये वो, ठीक है। एक चीज और होता है कि अगर विंड कम्स इनटू एक्शन, इफ विंड कम्स इनटू एक्शन, तो विंड के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में वी के साथ वी डब्ल्यू जुड़ देना। विंड अगर आ जाता है, विंड अगर आ जाता है खेल में, तो बोल क्या होगा, बस कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ सेम। बस अगर विंड और साउंड सोर्स का डायरेक्शन सेम है, विंड और साउंड सोर्स का डायरेक्शन अगर सेम है, तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर विंड का साउंड डायरेक्शन सेम है तो क्या हो जाएगा, वी के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लेता है कि विंड का डायरेक्शन इधर की ओर है, दिस इज वी विंड, ठीक है। दिस इज ऑब्जर्वर एंड दिस इज सोर्स, ठीक है। मान लेते ऑब्जर्वर इधर की ओर जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर की ओर जा रहा है, सोर्स भी इधर की ओर जा रहा है। तो देख सोर्स और विंड का डायरेक्शन सेम है ना, सोर्स और विंड का डायरेक्शन सेम है। या फिर तू ऐसे देख, इसका सोर्स का क्या बन जाएगा, वी प्लस वी डब्ल्यू, ये सुन लो, रहा ना तो बोल, तो सोर्स के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को जो फॉर्मूला मिलेगा, देख मेरे को जो फॉर्मूला मिलेगा इन दिस केस, दैट विल बी एफ न्यू विल बी इक्वल्स टू वी प्लस वी डब्ल्यू, यानी साउंड के साथ विंड का वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस कर देते जनरल फॉर्मूला के लिए, वी ओ माइनस वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस माइनस वी एस, समझ में आया, ठीक है, ठीक है, ओके। तो विंड का केस थोड़ा सा देख लेना, विंड का केस उतना मतलब टफ सवाल कुछ बनता नहीं है विंड का सवाल से। चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं। तुम लोगों ने क्या पढ़ लिया, डॉपलर इफेक्ट पढ़ लिया, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे दैट इज साउंड वेव्स, ठीक है। बाकी सब कुछ कंप्लीट है हम लोगों का, ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट इज साउंड वेव्स। तो हेडिंग डाल साउंड वेव्स और 15-20 मिनट में खत्म करते हैं ना। हाँ साउंड वेव्स उतना कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा बता दूंगा, खत्म है। यार वेव्स को हम ही को पता है कि कैसे मैंने 2 दिन में खत्म किया, समझ में आया तुम लोगों को, वेव्स नहीं आएगा हमको पता है, 2 दिन में समझ में आता है, ठीक है। हाँ भाई, पढ़ लेना एक बार, नोट्स को रिवाइज कर लेना, हो जाएगा। तो देख एक होता है स्पीड ऑफ साउंड इन 3 डायमेंशन। देख जब हम लोग हाथ से ताली मारते हैं तो साउंड एक ही डायरेक्शन में जाता है, चारों तरफ जाता है ना। तो 3D में वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है अंडर रूट ऑफ बी बाई रो, जहाँ पे बी क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस, बी क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस, बहुत बढ़िया। और रो क्या होता है, डेंसिटी, ठीक है। किसका डेंसिटी, मीडियम का डेंसिटी, समझ में आया। और बल्क मॉड्यूलस होता है इज इक्वल टू 1 बाई कॉम्प्रेसिबिलिटी। ये याद रखना, बहुत बार सवालों में पूछ लेता है, पता नहीं क्यों पूछ, ठीक है। यहाँ पे सी क्या होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी। सी क्या होता है, यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी का स्पेलिंग नहीं पता हमको, सी ओ एम कम्प्रेसी, ठीक है, ठीक है। अगर ये 3D में मूव कर रहा है, सॉरी अगर ये, हाँ 3D में मूव कर रहा है, और अगर ये 2D में मूव कर रहा है, अगर ये साउंड 2D में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन 2D ये होता है मेरा अंडर रूट ऑफ वाई बाई रो। बाकी सब चीज सेम है, वाई क्या होगा मेरा, यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, ठीक है, बस इतना ही है। अब देख, सबसे पहले हमारे आए न्यूटन बाबा। कौन आए सबसे पहले, आए न्यूटन बाबा। ये हर जगह घुस जाता है। और न्यूटन ने बताया कि ये जो साउंड ट्रैवल करता है ये केवल और केवल आइसोथर्मल होता है। ये क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, दिस इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें क्या पता है कि पीवी बराबर क्या होता है, पीवी बराबर होता है कांस्टेंट। अरे अरे अरे, हाँ, तो पीवी बराबर कांस्टेंट होता है ना आइसोथर्मल प्रोसेस में, हाँ ना तो बोल। दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, मैं क्या बोलूंगा, पी डीवी प्लस वी डीपी बराबर हो जाएगा 0। तो P इज इक्वल टू आएगा मेरा माइनस ऑफ वी डीपी बाई डीवी, ठीक है। और ये माइनस ऑफ वी डीपी बाई डीवी, इसे हम लोग प्यार से बोलते हैं बल्क का मॉड्यूलस। दिस इज प्यार से बल्क मॉड्यूलस, समझ में आया, दिस इज प्यार से बल्क मॉड्यूलस। हमें स्पीड क्या पता था, v इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ बी बाई रो, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सी बाई। अबे नहीं समझ में आएगा तो तुम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा नहीं है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, बोला ना कि वी डीपी बाई डीवी माइनस ऑफ वी डीपी बाई डीवी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। तो मेरे को क्या पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन 3D क्या होता है, बी बाई रो, तो बी की जगह क्या हो जाएगा, पी बाई रो, ठीक है, ठीक है। और हमें क्या पता है, रो आर टी इज इक्वल, पी एम इज इक्वल टू रो आर टी, हमें पता है ना, हमें क्या पता है, पी एम इज इक्वल टू रो आर टी। तो पी बाई रो क्या हो जाएगा, पी बाई रो हो जाएगा मेरा आर टी बाई एम। यहाँ से मुझे वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या मिल जाएगा, अरे बताओ यार, ये मुझे मिल जाएगा पी बाई रो का वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ आर टी बाई एम। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्या आप लोग समझ रहे हो, ओके। अब देखो मैं बोलूंगा एट एस टी पी, एट एस टी पी कंडीशंस,
वैल्यूज पुट करेंगे, आर का, टी का, मास का, ठीक है, सब मास लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, और इससे न्यूटन ने देखा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड आया हमारा 280 के अराउंड मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ आया, जो कि जो कि जो कि दरअसल गलत है। अरे हाँ ना, तो बोल यार। अबे न्यूटन को गलत साबित करके ना बहुत शांति मिलता है यार, सब जगह में घुस जाता है ये। हाँ, कभी तो गलत हो सकता है यार, आदमी कभी तो गलत होगा, ये सब गलती किया था तभी लगता था कि वो इंसान है, वरना फिर भगवान था ना। अरे पहले ही न्यूटन का खौफ हुआ करता था यार, कि न्यूटन ने जो बोला वो एकदम सही बोला, ठीक है, तो उसको क्वेश्चन नहीं कर पाए, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा एसटीपी में ये फॉर्मूला से, तो मेरे को वेलोसिटी का मिल गया 280 मीटर पर सेकेंड, जो कि दरअसल गलत था। अरे गलत था ना भाई। हाँ, क्योंकि मतलब हम लोगों को तो उतना पता था ना, उतना तो पढ़े लिखे थे सब, कि पता था कि 330 के अराउंड होना चाहिए। तो न्यूटन कहाँ गलत था। लेकिन न्यूटन ने तो प्रोसेस को बोल दिया कि ये आइसोथर्मल है, ठीक है, लेकिन वो एनर्जी डिसिपेशन के बारे में बात करना भूल गया। एक्चुअली साउंड इतना तेज ट्रैवल करता है कि वो एयर मॉलिक्यूल के साथ कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं करता, यानी दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अरे नहीं आ रहा है। हाँ, तो फिर ये चीज कहा हमारा लैपलेस बाबा ने, ठीक है, लैपलेस ने बोला ये न्यूटन बाबा तुम गलत हो, ये जो होता है इट इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या है ये एडियाबैटिक प्रोसेस मेरे बच्चों, ठीक है। और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, तो हमें क्या पता है। अभी यार थोड़ा सा मजाक करोगे कि भाई यार सिलेबस खत्म है, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, अरे होता है ना। अब इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व कर, क्या आएगा, पी गामा वी टू द पावर गामा माइनस वन, अभी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये हो जाएगा डीवी प्लस वी टू द पावर गामा डीपी बराबर जीरो। क्या ये आएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा गामा पी इज इक्वल टू, गामा पी इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा मेरा गामा गामा, हाँ ये हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ वी डीपी बाई डीवी। और अगेन हमको अगर दिख गया माइनस ऑफ वी डीपी बाई डीवी, ये हमारा क्या है मेरे बच्चों, ये क्या है, ये क्या है, बल्क मॉड्यूलस। और अगर ये बल्क मॉड्यूलस है तो मैं पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी बाई गामा। अरे यार, अरे नहीं लिख सकता, और सॉरी बल्क मॉड्यूलस, हाँ नहीं नहीं, बल्क मॉड्यूलस को गामा पी रहने देना, क्यों हम लोग दिक्कत कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू क्या मिल गया, गामा पी। और हमें क्या पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है अंडर रूट ऑफ बी बाई रो, और बी की जगह मैं क्या गामा पी पुट करूंगा, तो यहाँ से मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा गामा पी बाई रो का अंडर रूट। और देख पी बाई रो हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा, दैट इज आर टी बाई एम, तो पी बाई रो आर टी बाई एम होगा, तो मुझे यहाँ से क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड मेरे को मिलेगा अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम। क्या ये मिलना चाहिए मेरे बच्चों, क्या ये मिलना चाहिए मेरे बच्चों, अगर ये मिलना चाहिए। और फिर हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली देखा, हम लोगों ने देखा कि एट एस टी पी ये जो हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड देता है दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड, जो कि क्या था मेरे बच्चों, जो कि था एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो लैपलेस बाबा ने यहाँ पे एक कमाल कर दिया न्यूटन बाबा को हरा के, ठीक है, ठीक है। चलो देखो कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में आ गया ना। अब देख एक बकवास देख, साउंड वेव क्या है, साउंड वेव, साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव इज अ, अरे बताया था ना पिछले दिन, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो सर इसमें कैसे ट्रैवल करता है वेव, तो मैं बोलूंगा इसमें एक प्रेशर वेरिएशन आता है। क्या आता है इसमें, प्रेशर वेरिएशन। कैसे आता है सर, देख ये मेरा मीडियम का पार्टिकल्स, राइट, दीज आर दी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। हाँ, बहुत बढ़िया। अब मान ले तुम जाओ और थोड़ा पार्टिकल बना, तो देख अगर मैं यहाँ पे एक स्पीकर या फिर साउंड सोर्स रख देता हूँ ऐसे, ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस, हाँ बोलो, ठीक है सेंड कर दूंगा, अरे और 10 मिनट ही लूंगा, रख। यहाँ से साउंड वेव अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो ये क्या कर रहा होगा, पार्टिकल को पुश कर रहा होगा, और ये पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, फिर एक दूसरे के बहुत सामने आ जाएंगे। और अगर ये एक दूसरे के सामने आना शुरू कर देंगे तो देख यहाँ का पार्टिकल का डेंसिटी बढ़ जाएगा ना, तो अगर यहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना, प्रेशर विल इंक्रीज। अबे सब पार्टिकल्स एक साथ आ जाएगा तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये साउंड वेव कैसे ट्रैवल करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, ऐसे करके वेव ट्रैवल करेगा ना। अब ये जब सामने आएगा इसको फिर धक्का लगा पीछे आएगा, फिर ये सामने जाएगा, पिछले दिन दिखाया था ना एनिमेशन, तो ये फिर एक प्रेशर वेव भी बन गया ना। सो ये क्या बोलता है, इसको प्यार से बहुत लोग बोलते हैं कि साउंड इज ऑल्सो अ प्रेशर वेव। अरे हाँ सही में तो है ना, प्रेशर वेरिएशन का तो वेव ही है, प्रेशर का वेरिएशन होगा जैसे ही ना हो रहा है, आया समझ में। देख अब इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बोल रहा हूँ, इसका डेरिवेशन देख के फायदा नहीं है। तो प्रेशर वेव का जो इक्वेशन होता है डेल पी, प्रेशर को डेल पी इसीलिए लिखते हैं बिकॉज
प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज मतलब कहीं पे एक प्रेशर के बारे में हम लोग बात नहीं करते, हम लोग चेंज इन प्रेशर के बारे में बात करते हैं। दिस इज अ प्रेशर वेरिएशन वेव, और ये होता है मेरा माइनस ऑफ बी ए के बक कॉस ओमेगा जी, कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा जी, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रेशर वेव्स। देखिए एकदम बकवास है भाई, ठीक है, एकदम बकवास है, ठीक है। अरे ठीक है, अरे हाँ ना तो बोल। ओके, तो प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है? बक। दिस इज प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे मेरा कहानी खत्म होता है वेव्स का, ठीक है। और थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, जब इतना कुछ बता दिया तब छोड़ते ही क्यों है कुछ, फिर तुम लोग बोलोगे सर पढ़ाते नहीं है। देख, नेक्स्ट जो होता है दैट इज अबाउट इंटेंसिटी। अब देख जाहिर सा बात है, साउंड भी तो एक वेव है, तो उसका भी एक इंटेंसिटी होना चाहिए। इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है? इंटेंसिटी। अरे हाँ ना तो बोल। हाँ, तो इसका इंटेंसिटी को हम लोग लिखते हैं, क्योंकि मतलब जाहिर सा बात है ये एक प्रेशर वेव है, तो हम लोग लिखते हैं इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई डेल्टा पी नॉट डिवाइडेड बाय 2 रो वी, ठीक है। डेल्टा पी नॉट बाय 2 रो वी। अब तुम लोगों को लगेगा सर ये क्या, कौन सा क्या है, मुझे नहीं समझ में आया। तो डेल्टा पी, सॉरी ये डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर होगा। ये डेल्टा पी नॉट जो है, ये डेल्टा पी नॉट जो है इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेव। नहीं आ रहा है? अरे नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये रो क्या है? ये रो क्या है? दिस इज डेंसिटी ऑफ मीडियम। बस फॉर्मूला पुट करो, आंसर मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ मीडियम। और ये v क्या है? v है स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। दिस वाज अबाउट इंटेंसिटी। और पी नॉट का वैल्यू क्या है? डेल्टा पी नॉट का वैल्यू बक है, ठीक है। अरे ठीक है। अरे तुम लोगों ने पूछा नहीं सर यहाँ पे बक क्या होता है? बी होता है ब्लूक मॉड्यूलस, नहीं, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस। के क्या होता है? वेव नंबर 2k 2 पाई बाय लैम्डा। ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, ठीक है। अरे तनिक बोलो, ठीक है। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल स्टडी इज लाउडनेस। अब लाउडनेस के बारे में तुम लोगों को बोलने पे क्या ही फायदा, क्योंकि लाउडनेस तुम लोगों ने अपना हर रोज की जिंदगी में देखा है। टीवी का रिमोट से जब हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो इट क्रिएट, अरे बहुत बढ़िया सुना है। हाँ, तो जब टीवी में हम लोग रिमोट का द्वारा जब हम लोग वॉल्यूम अप का बटन डालते हैं तो वो क्या इंक्रीज करता है? लाउडनेस इंक्रीज करता है, ठीक है। यानी क्या होता है? इंटेंसिटी को बढ़ाता है, और इंटेंसिटी जब बढ़ता है तो हमें ज्यादा सुनाई देता है, और ज्यादा सुनाई देने की वजह से हम लोग उस फैक्टर को क्या बोलते हैं? लाउडनेस। समझ में आया? समझ में आया? अब देख, लाउडनेस का एक फॉर्मूला होता है कि लाउडनेस L इज इक्वल टू 10 log 10 10 log बेस 10 इंटू आई बाय आई नॉट। और यही चीज मैं तब से तुम लोगों को बोल रहा था कि इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, और हम लोग देखते हैं कि पिछला इंटेंसिटी से वो कितना ज्यादा बढ़ा, और जितना ज्यादा बढ़ेगा उसी को हम लोगों ने एक टर्म दे दिया। क्या टर्म दिया? लाउडनेस। अरे लाउडनेस, ठीक है। ओके, तो ये चीज आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला वाला सवाल आता है, ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है। अब देख, रेंज क्या होता है? हम लोग कौन से आवाज सुन सकते हैं? क्या हम लोग अपनी दिल की आवाज सुन सकते हैं? बिल्कुल, ठीक है। चलो देखो, जो लाउडनेस का जो होता है वो कहां से कहां तक होता है? 0 डेसिबल टू 120 डेसिबल। ये क्या है? हमारा ऑडिबल रेंज। ये क्या है? हमारा ऑडिबल रेंज, ठीक है। किन के लिए? जानवरों के लिए नहीं, ये ह्यूमन लोगों के लिए है, ठीक है। बहुत सारा जानवर बहुत ज्यादा भी सुन सकता है। दिस इज ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमंस, ठीक है। समझ में आया? बस इतना सही है भाई, और कुछ है नहीं। बाकी देख, यही लेक्चर को 2-3 घंटा का कर सकते थे, कैसे पता है? लाउडनेस का फॉर्मूला डिराइव कर देते, इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर देते, यहाँ पे प्रेशर वेव का फॉर्मूला डिराइव कर देते, ठीक है। बाकी सब तो चीज मैंने कर ही दिया है। तो देख, एक बार देख ले, कोई दिक्कत है क्या किसी को? अच्छा देख, बीट्स में अगर किसी को यहाँ पे ये सवाल में दिक्कत आया और उसने अगर बोला कि सर ये सवाल आपने गलत करा है, तो मैं बोलूंगा तुम लोग बिल्कुल गलत हो। इस सवाल का डेटा गलत है, मैंने डेटा गलत लिया है, ठीक है। अरे यार, अरे एक केस में होगा ना, एक केस में ये कम नहीं होगा, ठीक है। एक केस में ये यहाँ पे कम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों टाइम कम हो रहा है क्योंकि मैंने डेटा गलत लिया है। असलियत में एक में देखना तुम लोग बढ़ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। यानी ये 240 342 है ना, यहाँ पे तुमको एक फ्रीक्वेंसी 343 ऐसा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ मिल जाएगा, और अगर ऐसा कुछ मिल जाएगा तो एग्जैक्टली एक इंक्रीज कर जाएगा और एक डिक्रीज कर जाएगा। तो 343 तो फिर हो नहीं सकता, क्योंकि 342 से कम होना चाहिए था, 343 हो नहीं सकता। तो एक ही पॉसिबिलिटी आ गया 340, क्योंकि 340 से घट के 339 हो सकता है। क्योंकि 342 से अगर घट के 342 से घट नहीं सकता ना, समझ में आया? तो एक केस ऐसा आएगा, मतलब वो एक सवाल बोलेगा तो सवाल करा दूंगा, देख।
सवाल करा दूं क्या? देख एक बढ़िया वाला सवाल देखते हैं। हाँ एक सवाल करा देते यार, तुम लोगों का ऊपर भरोसा नहीं है, फिर बोलोगे सर गलत गलत पढ़ाते हैं। रुक जा, देखने दे सवाल, ढूंढने दे हमको। एक्चुअली आज मैं कॉन्सेप्ट्स लेके ही बैठा था कि सब कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो सवाल उतना लेके बैठा नहीं। कोई बात नहीं यार, बीट्स का तो हमें, हाँ देख बोला जा रहा है, देख सवाल देख ले मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चों, देखो सवाल देख। अरे यार उल्टा क्यों कर दिया? अरे नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं करते, हाँ। अरे देख, सवाल देख। क्वेश्चन शेष, a tuning fork a tuning fork of unknown frequency produces 5 beats per second, 5 beats per second with a fork of known frequency of 340 hertz. बोला जा रहा है when fork A, ये एक ट्यूनिंग फोक ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी इसी का बात कर रहे हैं। when fork A is filed, when fork A is filed, the beat frequency decreases to 2 beats. The beat frequency decreases to 2 beats per second. ठीक है? What is the frequency of A? देख अभी सवाल को ट्राई कर, बन जाएगा। देखो इसका नोट पॉइंट क्या है कि जब हम लोग एक ट्यूनिंग फोक को वैक्सिंग करते हैं, जब हम लोग वैक्सिंग करते हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाता है। वह मोटा हो जाता है तो ज्यादा जोर से भाग थोड़ी पाएगा, समझ में आया? इसका फ्रीक्वेंसी। और जब एक ट्यूनिंग फॉक को हम लोग फाइल कर देते हैं, फाइल करना मतलब इसको घिस देते हैं, ठीक है, अगर घिस देंगे तो इसका थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मटेरियल नीचे गिर जाएगा ना, देखा है ना जब फाइलिंग करते हैं तो इसका फिर ये हल्का हो जाएगा, और हल्का होने पर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग वैक्सिंग करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, ठीक है, ठीक है, ये वैक्सिंग। और जब फाइलिंग करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। बस इतना सही सवाल है। देख पहले क्या बोला जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोक ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, देख ये हमारा एक ट्यूनिंग फोक ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी है जो कि है 340 हर्ट्ज का, बोला जा रहा है ना। और ये एक ट्यूनिंग फोक है ए जिसका हमें फ्रीक्वेंसी पता नहीं है, ठीक है, जिसका हमें फ्रीक्वेंसी पता नहीं है। तो पहला केस में क्या हो रहा है, पहला केस में बोल रहा है कि 340 माइनस इसका फ्रीक्वेंसी एफ ले ले, इसका फ्रीक्वेंसी एफ ले ले, ये होना चाहिए मेरा, ये होना चाहिए मेरा प्लस माइनस 5, अरे मॉड होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी मेरा क्या होना चाहिए, इधर 345 होना चाहिए या फिर 335। अरे हाँ ना तो बोल, दो केसेस है ना, तो इसको ऐसे लिख। नहीं आया समझ में, 345 हो सकता है या फिर 335। अरे हाँ ना तो बोल। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं सेकंड केस में, सेकंड केस में हम लोग इसको फाइलिंग कर रहे हैं एक को, तो फाइलिंग करने पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर देना चाहिए, यानी ये 340 ही है और ये अभी फाइल हो गया, ठीक है, ये भी फाइल हो गया थोड़ा सा, समझ में आया? तो इन दैट केस हम लोग क्या बोलेंगे, 340 माइनस एफ, 340 माइनस एफ अगेन दैट विल बी इक्वल्स टू क्या बोला, बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज टू 2 बीट्स प्लस माइनस 2। तो यहाँ से मेरे को फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या क्या मिलना चाहिए, एक तो या फिर ये 342 हो सकता है या फिर ये 338 हो सकता है। अब तुम लोग बताओ कि कौन सा पॉसिबल है। फाइलिंग करने पर क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए। तो देख 345 अगर हम लोग यहाँ से लेते तो 345 कभी भी बढ़ सकता है क्या, 345 से ये 345 ये भी घट रहा है तो ये भी नहीं होगा, और 345 से 338 यहाँ पर भी घट रहा है जो कि नहीं होगा। हमें क्या पता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए ना। अब देख 335 अगर हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग 335 लेते हैं तो देख 335 से 338 भी बढ़ रहा है और 342 भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहे तब हमारा डेटा गलत हो गया था दोनों में। हाँ तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हो जाएगा मेरा 335, और ठीक बा। तो वहां पे हम लोग का क्या हुआ था ना, वहां पे हम लोगों ने डेटा गलत लिया था और हम लोग दोनों में देख रहे थे कि घट रहा है। वे दोनों में कैसे घट सकता है, ठीक है, एक में दिख रहा, इसमें दिख गया ना कि 345 बढ़ ही नहीं रहा जबकि बढ़ना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बताओ, वरना फिर क्लास को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं।